सेशन। शर्मा जी, डॉक्टर राम, आपका नाम है भूल राम, अदर फैकल्टी ऑन एंड ऑफ द डायस, माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड मीडिया पर्सन। आप सारे मीडिया पर्सन तो हो ही। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस डिपार्टमेंट का, आपके चेयरमैन का, हेड जो साहब हैं चौधरी साहब, और इनाज जी का कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया आपके डिपार्टमेंट में आने का और आपसे बात करने का। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे विषय पे बात करते हैं। आप बैठ कर। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, सर ने डिस्कस किया है मेरे से। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, जो दलित आत्मकथा है, ये साहित्य की एक विधा के रूप में इसको किस तरह से समझा जाए। उसमें पर्टिकुलरली मेरी जो है आत्मकथा है ज़ख्म अभी ताज़ा है। ये क्योंकि मैं खुद राइटर भी हूँ, मतलब इस आत्मकथा का लेखक भी हूँ, और शायद ये आपके सामने ऐसा बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी होती है जब किसी आत्मकथा का या किसी किताब का लेखक खुद सामने हो। तो ये भी एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। तो मैं खुद इसलिए, क्योंकि इस तरह की ये किताब मैंने लिखी है, तो इसलिए वो चीज़ ज़्यादा मैं शायद अच्छे ढंग से आपको बता पाऊँ। विषय की जो शुरुआत है वो इस बात से करते हैं, क्योंकि ये मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है और साहित्य पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो साहित्य का और मास कॉम का तो बहुत ही गहरा संबंध है। तो साहित्य की विधा के रूप में किस तरह से हम इन आत्मकथाओं को लेते हैं। तो आप एज ए स्टूडेंट ऑफ मास कॉम आप पढ़ते रहे होंगे, ये साहित्य भी शायद आपके सामने आया होगा, या कम से कम जब जर्नलिज्म में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो दलित मुद्दे हैं ये किस तरह से जो है समाज में उभर के आते हैं, या इनका क्या महत्व है, और किस तरह से ये जो सेंसिबिलिटी है। तो देखिए, आज हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और एक सभ्य समाज बनाने में हमारा एक रोल होता है। तो कई तरह की सेंसिबिलिटी चाहिए एक इंटेलेक्चुअल में, है ना, और खासकर एक पत्रकार में, एक साहित्यकार में। तो एक सेंसिबिलिटी है वो जिसको कहते हैं ना कास्ट सेंसिबिलिटी, जिसमें खासकर दलित प्रॉब्लम आती है, उसको किस तरह से एड्रेस समझा जाए, किस तरह से लिया जाए। इसी तरह जेंडर सेंसिबिलिटी की बात होती है, इसी तरह और कई तरह की जो है सेंसिबिलिटी होती है। तो उस तरह का सेंसिटाइजेशन जो है ना वो हमारा होना चाहिए। और रही बात जो है दलित इशू की, तो ये भारतीय समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है और काफ़ी सीरियस इशू भी है, इसको बताने की ज़रूरत है। तो क्योंकि ये गंभीर समस्या थी और अभी भी है, तो इसलिए इस समस्या को लेकर साहित्य उभर के आया, जिसको दलित लिटरेचर बोलते हैं। तो सर ने कहा कि दलित लिटरेचर जो है ज़्यादातर वो आत्मकथाओं की फॉर्म में मिलता है। देखिए, एक हद तक ये बात सही हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर दलित ने जब अपने एक्सपीरियंस लिखे खुद, तभी जो है मतलब दलित साहित्य का उभार होना शुरू होता है। पर ऐसा नहीं कि इसका यही डायमेंशन है, इसके बहुत सारे डायमेंशन है। दलित साहित्य जो है हमारे इतिहास में भी बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। मैंने जो है दलित स्टडीज़ पर ढेर सारा काम करा है, रिसर्च करा है। सोशोलॉजी की अपने आप में प्रॉब्लम है, तो सोशोलॉजिकल लिटरेचर भी है, इकोनॉमिक लिटरेचर भी है, तमाम विधाओं में जो है साहित्य लिखा जा रहा है। और बहुत बड़ी विधाओं है, ये भी मैं बता दूँ, साहित्य की एक जोनर के रूप में, एक विधा के रूप में अगर हम देखें ना, तो ये बहुत ही वास्ट डिसिप्लिन बन गया है। इंडिया में नहीं, भारत में तो देखिए कई भाषाओं में आपने देखा होगा जो दलित साहित्य लिखा जाता रहा। शुरू में मराठी में लिखा गया, फिर जो है इंग्लिश में आया, ये मराठी के सीधे उसके तुरंत बाद इंग्लिश में आता है, हिंदी में तो बहुत बाद में आता है। और उसके बाद पूरी दुनिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटियाँ, हर जगह ये चीज़ पढ़ाई जाती है। लेकिन लकीली हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे लेखक हुए हैं, क्योंकि मैं भी हिंदी में ही लिख रहा हूँ, हालांकि मेरा बाकी का काम ज़्यादातर रिसर्च जो है वो इंग्लिश माध्यम में है। तो यहाँ से और इसी यूपी की धरती से जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे लोग भी लेखक हुए हैं साहित्य और खासकर आत्मकथाकार, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना जो है एक मतलब दलित आत्मकथाओं को सम्मान दिलाया, और साथ यूपी को और अपने हिंदुस्तान को, भारत को। तो इसलिए ये कोई छोटी चीज़ नहीं रह गई है, बड़े सीरियस मुद्दे हैं इसमें, और बड़ा इसको सीरियसली डिस्कस किया जाता है। इसमें पढ़ाई होती है, रिसर्च होता है, काफ़ी लोग बात करते हैं। और विदेश की यूनिवर्सिटियों में देखोगे तो बाकायदा डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में, साहित्य डिपार्टमेंट में इसके ऊपर आपको कोर्सेज मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि अब मैं आत्मकथा वाले इशू पे आता हूँ। सवाल ये है कि
आत्मकथा जो है वो क्यों लिखनी चाहिए और क्या लिखनी भी चाहिए, हाँ ये बड़ा एक गंभीर सवाल है, इसमें बड़ी डिबेट है। मैं इसमें ज़्यादा डिबेट में नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ये बता दूँ, लोगों की कई ओपिनियन है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए, कुछ लोगों का ये मानना है, क्योंकि आत्मकथा लिखने का मतलब है अपने आप को एक्सपोज करना, अपने आप को मतलब हिंदी का मैं एक खराब शब्द यूज़ कर रहा हूँ, अपने आप को नंगा करना है। ये कोई आसान काम नहीं होता है ना, क्यों करूँ मैं अपने आप को एक्सपोज। तो एक ओपिनियन ये है, बहुत सारे लोगों से जब ये कहा जाता है, जैसे वो विलियम हॉकिंस थे, अभी जो एक इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे, उनकी डेथ हुई, तो उन्होंने खुद इस तरह की ओपिनियन दी कि भाई मैं नहीं लिखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे एक्सपोज नहीं होगा। और बाकी दूसरी ओपिनियन भी है, काफ़ी बड़े लोगों ने लिखा भी है। दूसरी ओपिनियन ये है, ये बात तो सही है कि एक्सपोज करना पड़ता है, इसलिए आत्मकथा वही लिखे जिसमें अपने प्रति मतलब क्रूअल ऑनेस्टी का पालन जिसने किया हो। एक क्रूअल ऑनेस्टी चाहिए, इतना आसान नहीं है अब, क्योंकि वैसे आत्मकथाओं पे आरोप भी लगता है, आत्मकथा का आरोप है कि वो अपनी कहानी का, जैसा कि अभी बात कर रहे थे, अपनी कहानी का अपने आप को हीरो बना लेते हैं, है ना, और बाकी लोगों की खिंचाई करते हैं। तो अपनी भी खिंचाई करना ज़रूरी होता है, और ख़ासकर अपने बारे में, क्योंकि आप लिख रहे हैं तो अपने बारे में ऑनेस्टी को कि खासकर इससे जब आप अपनी कहानी लिखते हो तो लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाता है ना, लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं। इसके अलावा और भी पहलू हैं, जैसे ये पूरा जो आत्मकथा है, ये एक प्रकार का टेस्टमनी ऑफ द टाइम्स होती है, मतलब एक जो समय है, जिस समय से आप गुजर रहे हो, उसकी टेस्टमनी है, एक सच्ची गवाह है। इतिहास में ऐसी बहुत सारी आत्मकथाएँ, मतलब लोग जैसे ट्रैवल अकाउंट्स वगैरह आप देखो, वो भी लगभग टेस्टमनी की फॉर्म में ही हैं। और बहुत सारी किताबें हैं जो उन लोगों ने लिखी, जैसे बाबरनामा का नाम सुना होगा आपने, है ना, लिखा है, विदेश के बहुत सारे यात्री आए हैं, आप इब्न बतूता वगैरह, मतलब ये सब लोग लिखते रहे, उससे कितनी सारी जानकारियाँ मिलती हैं हमें, है ना। अगर ये लोग लिखते नहीं तो हमें कैसे पता चलता, खासकर सोसाइटी का। एक और बात है कि जो साहित्य है वो समाज का आईना होता है ना। तो हम इतिहास की बात करें तो इतिहास ज़्यादातर आम धारणा ये है, हालांकि अब ऐसा नहीं रहा, कि राजनीतिक लोगों के बारे में होता है, राजे महाराजाओं के बारे में, लेकिन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है या जो शाखा है वो सामाजिक इतिहास होती है। जैसे अगस्त कॉम्टे जो समाजशास्त्र के पिता भी थे, वो कहते हैं कि तो फिजिक्स है, और सब रियल हिस्ट्री सोशल हिस्ट्री होती है, और सोशल हिस्ट्री का सबसे बढ़िया पता आत्मकथाओं से ही लगता है ना। तो ये सोर्स है हमारे सोशल हिस्ट्री के, और खासकर जब समाज के निचले लोग, आम लोग, या जो वंचित लोग हैं या महिलाएं हैं, जब ये लोग लिखते हैं तो सही मायनों में सोशल हिस्ट्री सामने आती है, सही मायनों में सोसाइटी सामने आती है, समाज का यथार्थ सामने आता है। एक अप्रोच ये भी है, सबाल्टर्न अप्रोच, सुना होगा आपने, सबाल्टर्न अप्रोच के बारे में जानते होंगे, वो बहुत पॉपुलर हो चुकी है, हमारे हिस्ट्री में आई थी सबसे पहले हिंदुस्तान में, रंजीत गुहा जैसे इतिहासकार थे। तो वो जो हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की बात करती है ना, तो नीचे से इतिहास को देखिए, नीचे से यथार्थों को देखिए, निचले लोगों की आवाज़ सुनिए, पर्सपेक्टिव फ्रॉम द बिलो, वही रियल पर्सपेक्टिव है, चाहे वो कड़वा भी हो। तीसरा मुद्दा जो है वो है, मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा वक्त नहीं है, इसमें भी टाइम काफ़ी लगेगा। अब मैं आता हूँ दलित आत्मकथा के मुद्दे पे या दलित साहित्य के मुद्दे पे। साहित्य में एक सवाल ये आता है कि दलित आत्मकथा है क्या। शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है किसी दलित का, सेल्फ एक्सपीरियंस है, मतलब खुद का अनुभव। सेल्फ रिफ्लेक्शन भी है, वो मतलब रिफ्लेक्ट करता है अपने पर्सपेक्टिव से, अपने जो उसका अपना अनुभव हो रहा है उसके नज़रिए से। सेल्फ रियलाइजेशन भी है। जब मैं ये शब्द यूज़ करता हूँ इसका ज़्यादा व्यापक अर्थ हो जाता है। रियलाइजेशन क्या होता है, जब हम, कई लोग इसके आध्यात्मिक अर्थ भी निकालते हैं। रियलाइजेशन मतलब जब सही मायने में आपको अपना स्व का पता चला, है ना, स्व अनुभव, तो वो मेरा मतलब नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि दलित को, किसी दलित को या किसी भी व्यक्ति को ये, एक तो ये एहसास हुआ, खासकर मैं दलित की बात कर रहा हूँ क्योंकि दलित आत्मकथा है, एक तो उसको ये एहसास हो जाए अच्छे से कि वो इस गलत फहमी में ना रहे कि वो दलित की बजाय कुछ और हो सकता है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं कह रहा हूँ। हालांकि दलित का जीवन भर का संघर्ष यही होता है कि वो दलित की पहचान से बचना चाहता है, वो कुछ और होना चाहता है पर वो हो नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि उसके अंदर ये भी आ जाए, ये क्षमता भी आ जाए
और वो अपना कि भाई उसके अंदर एक पोटेंशियल है, वो दलित होते हुए भी अपने आप को साबित कर सकता है, स्थापित कर सकता है और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर सकती है। सोसाइटी उसको तभी एक्सेप्ट करती है। मेरा अपना भी यही मानना है कि सेल्फ जो रियलाइजेशन है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो जब होता है किसी दलित को, जब उस लेवल पे आ जाता है, उस स्टेचर पे आ जाता है, तो समाज भी उसको सम्मान के साथ स्वीकार करता है। तो ये है दलित एक्सपीरियंस जो आत्मकथा के जरिए बयां होता है, क्योंकि आत्मकथा लिखना किसी दलित के लिए आसान काम नहीं होता है। ये मैं बताऊँगा बाद में, दलित के लिए तो और भी मुश्किल काम होता है। तीसरी बात ये है कि दलित आत्मकथा पे हम लोग ये क्लेम करते हैं और इसको लेके डिबेट रहा है कि भाई जो दलित का अनुभव है वो क्या दलित ही समझ सकता है ना। ये डिस्कोर्स भी सुना होगा आपने, क्या महिला का अनुभव क्या महिला ही समझ सकती है ना। तो क्या नॉन दलित जो है वो दलित के अनुभव को नहीं समझ सकते है कि गैर दलित किस तरह से दलित को समझ सकते हैं। गैर दलित में सब आ गए है ना, जो दलित नहीं है। मैं इसमें सिर्फ सवर्णों की बात नहीं कर रहा। तो इसमें देखिए 3 तरह की ओपिनियन उभरती है। गैर दलितों की जो प्रतिक्रिया होती है, रिस्पॉन्स होता है, 3 तरह का होता है। एक तो है परंपरागत जो रिस्पॉन्स है वो है रूढ़िवादी, वो है बायस वाला रिस्पॉन्स। उसमें कई रिस्पॉन्स तो मतलब कुछ जिसको जातिवादी भी कह सकते हैं कि भाई दलित तो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, है ना, और ये लोग तो इनको इस ढंग से ही देखा जा सकता है ना। इसमें कई बहुत खराब प्रतिक्रियाएं भी होती हैं जो हमारे कल्चर से आती हैं। जैसे ये बायस वाले को मैं थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें कह रहा हूँ, प्लीज माइंड मत करना। जैसे आम सो कार्ड नॉन दलित जो लोग हैं या सो कार्ड सवर्ण हैं, उनकी कल्चर में एक आम कहावतें चलती हैं। बच्चे जब जैसे बच्चे हैं या कोई दोस्त आपस में जब बात कर देते हैं तो उनसे कह देते हैं कि क्या चमार चूड़ो जैसी बात कर रहे हो, प्लीज़ डोंट माइंड, मैं ऐसी भाषा बोल रहा हूँ। सहज रूप से बोल देते हैं ऐसी बातें। ये क्या है, इससे क्या पता चलता है कि कितना गहरा बायस है कि भाई ये लोग कोई, इसका मतलब कुछ अलग ही तरह के हैं कि उनका लेवल इतना है कि आप उस लेवल पे जा रहे हो। तो एक तो ये है, और ये रूढ़िवादी जो समाज है हमारा, जो ज़्यादातर अभी भी मतलब बहुत बड़ा हिस्सा समाज का रूढ़िवादी है, लेकिन आप हम उसका हिस्सा नहीं। तो दूसरा जो समूह है वो है पढ़े लिखे लोग, हमारे जैसे लोग, या जो सो कॉल्ड सभ्य समाज के लोग हैं। इसमें भी 2 समूह। एक समूह वो है जो सिंपैथी रखते हैं, मैं ठीक है दलित वर्ग के लोग बेचारों ने इन्होंने काफ़ी सहा है, तो हमारी इनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। एक रवैया ये है, एक रिस्पॉन्स ये है, ज़्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स ये होता है सिविलाइज्ड सोसाइटी, तो इसको सिंपैथेटिक अप्रोच कहेंगे। और एक तीसरी अप्रोच वो भी है, वो है एम्पैथेटिक अप्रोच। एक शब्द होता है एम्पैथी, सुना होगा। एम्पैथी जानते होगे आप, क्योंकि आप सेंसिटाइजेशन को समझते हो। एम्पैथी क्या होती है, अपने आप को दूसरे की जगह रख के सोचना। तो डिबेट ये है कि क्या नॉन दलित उस दर्द को महसूस कर सकता है जो दलित ने झेला है। तो ये है डिबेट का मुद्दा। अब इसमें भी मैं 2 लोगों का उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, 2 व्यक्ति हैं। एक तो है डॉक्टर राजेंद्र यादव, जो कि बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य के, सुना होगा आपने नाम। और दूसरा व्यक्ति है डॉक्टर नामवर सिंह, जो कि मार्क्सवादी परंपरा से आते हैं। तो कल डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो इन्होंने बताया नामवर सिंह जो थे वो अक्सर ये बोलते थे, क्यों नहीं गैर दलित क्यों नहीं समझ सकता, कि हमें दलित होने की क्यों जरूरत है। दलित का अनुभव समझने के लिए वो एक एग्जाम्पल देते थे कि क्या घोड़े को समझने के लिए घोड़ा बनना जरूरी है। पता नहीं वो क्या था उनके माइंड में, वो इस तरह की उपमा दे रहे हैं, दलित की तुलना घोड़ों से यानी जानवरों से कर रहे हैं, और वो मार्क्सवादी भी हैं। आपको ये भी सोचना चाहिए, मतलब इंडिया का मार्क्सिस्ट किस ढंग से सोचता है। तो लेकिन डॉक्टर राजेंद्र यादव की ओपिनियन दूसरी थी। डॉक्टर राजेंद्र यादव ये मानते थे कि नहीं, दलित का अनुभव गैर दलित के लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि वो खुद सिंपैथेटिक अप्रोच में नहीं आते, नामवर सिंह सिंपैथेटिक अप्रोच में आते हैं क्योंकि मार्क्सवादी है, सिंपैथी तो है उनकी। लेकिन राजेंद्र सिंह जो है वो एम्पैथेटिक अप्रोच में आते हैं। वो अपने आप को कोशिश करते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। उसके लिए वो तरीका क्या निकालते हैं राजेंद्र यादव, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्रोत्साहन देते हैं कि भी आप लिखो। मैं यहाँ ये उदाहरण दे दूंगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का। वाल्मीकि बने कैसे,
तो राजेंद्र यादव की उनसे कभी कोई मुलाकात हुई किसी लेवल पे, तो उन्होंने कहा कि इस बंदे ने तो बहुत देखा है ज़िंदगी में, बड़े है ना कड़वे यथार्थ, तो इसको मोटिवेट किया जाए कि भाई आप लिखो अपनी कहानी। तो राजेंद्र यादव ने लिखा, लिखने की हिम्मत करी, इतना आसान नहीं था। सॉरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, आसान नहीं था। तो मैं बता रहा हूँ किस तरह का अनुभव होता है, जरा वो बता रहा हूँ आपको। तो उसने लिखे 50 पेज लिखे, और 50 पेज लिख के उसने देखा मैंने क्या लिख दिया, इतना इंसल्टिंग। वही मैं कह रहा हूँ, दलित के लिए आसान नहीं होता लिखना, इतना इंसल्टिंग। उन्होंने वो 50 पेज फाड़ दिए, मैं नहीं लिख सकता। चिट्ठी लिखी उन्होंने, राजेंद्र यादव ने फिर उनको कहा चिट्ठी में कि अरे भाई क्या बात हुई, क्यों नहीं लिखते। वो बोला सर इतना इम्पैथेटिक है, ये बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे लिए। एक ट्रॉमा जो मैंने झेला, और वही ट्रॉमा अब दूसरे में गुजर रहा हूँ। मुझे प्रसंगवश एक बात और याद आ गई बीच में, जब मैंने ये अपनी आत्मकथा लिखी, ये और मैं थोड़ा सा बताऊं। जब ये लिखी, मैंने सर ने बताया कि मैं शिमला में था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, और मुझे सचमुच वहाँ पे बहुत अच्छा, मैंने इसमें लिखा है कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर कोलंबिया में गए तो उनको एक खुले स्वतंत्र माहौल में जो है सांस लेने का मौका मिला था, और इसी कारण वो जो है उनकी सारी प्रतिभाएं निकल के आई। मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ वहाँ जाकर। शिमला भी बहुत अच्छा संस्थान है, ये इंटरनेशनल लेवल का संस्थान, बड़े, क्योंकि उसमें विदेशी स्कॉलर भी थे, इंडिया के भी थे। तो वहाँ पे हमारे डायरेक्टर थे, मैं राजेंद्र यादव की बात से अपनी बात जोड़ रहा हूँ। तो हमारे एक डायरेक्टर थे प्रोफेसर प्रांत पे साहब, JNU के विद्वान हैं इंग्लिश के। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं कोविड में फंस भी गए थे, तो कोविड के दौरान मैंने काम भी पूरा कर लिया था, मैंने कहा फंसे और क्या करें। तो मेरे दिमाग में काफ़ी अरसे से था ये विचार, चलो मैंने कहा ये लिख डालते हैं। तो मैंने लिख दिया। लिखने के बाद प्रांत साहब को बताया कि मैंने सर अपनी आत्मकथा भी लिखी है। उन्होंने कहा अरे वाह बहुत अच्छा, तो इस पर एक सेमिनार करते हैं। वो अच्छे बड़े, हालांकि वो राइट विंग से थोड़ा सा आते हैं, लेकिन राइट विंग मेरा अपना अनुभव तो ये रहा, ये जो लेफ्ट विंग वालों से ज़्यादा बढ़िया कहीं राइट विंग वाले मुझे मिले पर्सनली। जो मैं अपनी बात वैसे कर रहा हूँ, मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, पर्सनली अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो क्योंकि वो बड़े उदार व्यक्ति भी थे, अमेरिका में भी रहे थे, कप्रान पे साहब हैं, बड़े अच्छे बहुत बड़े स्कॉलर हैं, नो डाउट। तो उन्होंने कहा कि सर आप एक सेमिनार करो इस पर डॉक्टर साहब, और इस पर चर्चा करते हैं, और भी विचार आएंगे, वो इसमें शामिल करना। थैंक यू, बहुत बड़ी आइडिया है। तो हमने चर्चा करी, तो उसमें प्रांत साहब ने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में ये कहा कि भाई चहल साहब ने भी, जो हमारे फेलो हैं, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के अलावा एक आत्मकथा भी लिखी है, और ये हमारा संस्थान जो है वास्तव में प्रोडक्टिव जगह है, और क्या है वास्तव में। मैं टीचर्स को भी कहूँगा सचमुच आप लोग भी वहाँ जाने का प्रयास करें, और आप भी अपना ये सपना बनाएं कि यहाँ पे लोग 2-2 किताबें लिख देते हैं एक ही बजाय, और इन्होंने तो अपनी आत्मकथा लिखी है। और फिर वो अपनी बात कहते हैं कि अच्छा है चहल साहब ने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ झेला है, निचले वर्ग से आते हैं, और अच्छा है कोई व्यक्ति अपना जब दर्द बयां कर देता है तो वो उसका मन हल्का हो जाता है। ये बात उन्होंने कही है टिप्पणी। तो ये है वो जो सिंपैथी वाली मैं बात कर रहा था ना। तो लेफ्ट या राइट, ये लोग थोड़ी सिंपैथी ज़रूर करते हैं हमारे साथ। तो मैंने फिर अपनी बात रखी, तो मैंने अपनी रिस्पॉन्स में कहा कि सर आपने जो बात कही जनरल टर्म्स में सही हो सकती है। कोई व्यक्ति जिसने कोई दुख झेल लिया और वो जो अपना दर्द बयां कर दे, है ना, तो जी तो हल्का होता है, नो डाउट। पर सर जब ये आत्मकथा मैंने लिखी, मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ, मेरा कुछ अलग तरह का अनुभव था। वो अनुभव ओम प्रकाश वाल्मीकि का मैंने फिर यहाँ पे जिक्र किया कि जब वाल्मीकि को राजेंद्र यादव ने प्रेरित किया तो उसके साथ क्या हुआ था। तो वाल्मीकि लिखते हैं, उस अपनी किताब के इंट्रोडक्शन में ही लिखते हैं, मैंने भी अपनी इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ी लिखी है और ये पढ़ने लायक है, जरूर पढ़ना, इसमें सारी डिबेट शामिल करी है मैंने। तो वो लिखते हैं कि सर ये तो ड्यूअल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, ये दोहरा ट्रॉमा है, एक ट्रॉमा जो हमने झेला था और दूसरा ये। देखिए ये एक्सपीरियंस है ना, इसको आप कैसे समझोगे। यहाँ लड़कियाँ बैठी, मैं थोड़ा लड़कियों को ध्यान में रख के एक उदाहरण देता हूँ। मतलब कि कोई लड़की के साथ दुराचार हो जाए, मेरी बात माइंड मत करना, तो उसकी पहचान भी छिपाई जाती है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, है ना। मतलब वो उस चीज़ को दोबारा ना झेले ना, उस ट्रॉमा। ये सभ्य समाज के नियम है, कानून है ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है। मैंने प्रांत साहब को कहा
कि सर कुछ ऐसा अनुभव जैसा राजेंद्र जैसा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ था, कुछ ऐसा अनुभव मेरे साथ भी होगा जब मैं ये लिख रहा था। तो फिर मैंने बताया कि सर फिर पर्पज क्या है। मैंने कहा पर्पज ये नहीं है, पर्पज ये नहीं, आत्मकथा क्यों लिख रहे हैं हम, दोबारा क्यों झेल रहे हैं, उस ट्रोमा से क्यों गुजर रहे हैं हम। मैं तो देखो बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ, समाज में इतना सम्मान है, मैं यहाँ पे फेलो हो गया हूँ बहुत, और मेरा पॉजिटिव पर्सनैलिटी भी है, सब लोग मुझे रिगार्ड भी देते हैं अच्छे स्कॉलर के तौर पे। तो मैं क्यों अपना जो है ये बिना बात में ये चीज़ अपना दुखड़ा क्यों होऊंगा, ना मुझे सिंपैथी की जरूरत है। पर्पज क्या है? पर्पज है दलित आत्मकथा का उद्देश्य, बच्चों इस समझना, उद्देश्य है सभ्य समाज बनाना। दलित आत्मकथाएं दलितों के लिए नहीं लिखी जाती, याद रखना, ये गैर दलितों के लिए लिखा गया साहित्य है। गैर दलित लोग जो कि खासकर जो सो कॉल्ड सवर्ण लोग हैं, वो बड़े सहज भाव से कई बार, जैसे मैंने कहा ना, ऐसी बातें बोल देते हैं। उन लोगों को ये समझाना, उनमें ये सेंसिबिलिटी पैदा करना, सेंसिटिविटी पैदा करना कि ये प्रॉब्लम कितनी गंभीर है। आप जो ऐसे कुछ भी बोल देते हो उन पर क्या बीतती हो। हमें सिविल सोसाइटी बनाना है। इसमें एक बात वो भी मैं जोड़ दूँ, बात सिर्फ दलित की भी नहीं है। समाज में हमने तरह तरह के D&D बना रखे हैं। असली बात तो ये है, हमने देखो हम हैं तो सब एक ही, सारी मानवता एक ही तो है, हम सब होमो सेपियंस की तो संतानें हैं। कितने D&D बना रखे हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जब महिला की बात आती है हम बहुत बड़े मर्द बन जाते हैं, मर्दों में कितनी बड़ी गलतफहमी होती है ना, वो उसके कारण महिला जो है झेलती है। जब किसी विदेशी की बात आती है तो बहुत बड़े भारतीय बनते हैं, मेरी बात बुरा मत मानना। किसी मुसलमान की बात आती है बहुत बड़े हिंदू बन जाते हैं। तो इस तरह से D&D हजार बना रखे हैं। दलित की बात आती है बहुत बड़े सवर्ण बन जाते हैं। हम इस तरह से सोचते क्यों हैं? अपने आप को दूसरे की जगह रख के क्यों नहीं देखते? अपने अंदर वो एम्पैथी क्यों नहीं पैदा कर सकते? तो बच्चों हम कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अपने अंदर ये सेंसिटिविटी लाना है हमें कि इन प्रॉब्लम्स को और इनको लेके जो हमारे बहुत सारी धारणाएं हैं, दलितों को लेके, उनके आरक्षण को लेके, है ना, बहुत सारी बातें चलती हैं कि भाई ये क्यों है। तो ये उसका जवाब मिल जाएगा आपको, और फिर आप ये सवाल ही नहीं पूछोगे। तो ये है पर्पज। मैंने एक्सपीरियंस का लेवल भी, नेचर भी बता दिया। इसके बाद एक चीज़ और, अगला पॉइंट, कि दलित प्रॉब्लम जो है ये कितनी जटिल है, थोड़ा ये भी समझना चाहिए। देखिए, दलित प्रॉब्लम को देखने के भी दो नजरिए रहे। ज़्यादातर लोग जो लिखते हैं, जिसमें दलित भी शामिल है और गैर दलित, तो ज़्यादातर गैर दलित लेखक ज़्यादातर जो बात लिखते हैं, जब दलित प्रॉब्लम के आयामों पर चर्चा करते हैं, तो वो बात ज़्यादातर अत्याचारों की करते हैं, है ना, जो ऑपरेशन दलितों ने झेला इतिहास में और जो अभी भी झेल रहे हैं, तो उसका बड़ा मार्मिक वर्णन करने लग जाते हैं, बहुत ही भूडा वर्णन करते हैं कि भी इतना भारी जुल्म हुआ, इतने अत्याचार हुए, मार दिया ब्रुटलिटी के साथ, रेप कर दिए वगैरह वगैरह। उनका इतना मार्मिक, इतना खतरनाक वर्णन करते हैं, मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिल्में भी देखोगे ना अगर आप, ज़्यादातर फिल्में इसी डिस्कोर्स से बनी है। ज़्यादातर जो दलितों की फिल्में बनाई है ना दलित प्रॉब्लम पे, वो गैर दलितों ने ही बनाई है ना, लेकिन वो इस ढंग से, मतलब ऐसा दिखाता है, फिर कोई हीरो आता है, वो हीरो भी अपर कास्ट का है, वो उनका उद्धार करने आता है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। देखो, हम सब इंसान हैं, दलित भी तो इंसान हैं। ऑब्वियसली दलितों ने झेला है, झेलते हैं, लेकिन यही पहलू नहीं है दलित प्रॉब्लम को समझने का। एक दूसरा पहलू भी है। जेम्स फोर्ट है एक स्कॉलर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उसने ऑस्ट्रेलिया के ट्राइबल्स लोगों पे काम किया, जिनका सफाया कर दिया था वाइट लोगों ने। उन लोगों को जिनको बिल्कुल टर्मिनेट कर दिया, उन लोगों को वो स्टडी करते हैं, वो देखते हैं, वो लोग भी प्रतिरोध करते हैं। देखिए, इंसान का पे जब ऑपरेशन होता है तो रेसिस्ट भी करता है हमेशा, कोई भी इंसान है, रोटी तो हम सब खाते हैं ना। तो दलितों के बारे में जब हम समझते हैं ना प्रॉब्लम को, तो ये दूसरा नजरिया छूट जाता है, वो है उनके प्रतिरोध का। तो जेम्स फोर्ट लिखते हैं, प्रतिरोध के भी कई तरीके होते हैं। एक, जब ठीक ठाक लोग होते हैं तो बोलते हैं, जैसे मैं अब अच्छी पोजीशन में हूँ तो अपनी बात रख रहा हूँ आपके सामने, है ना, विद्रोह भी करते हैं। लेकिन जब लोगों को बिल्कुल ही कुचल दिया जाए, तब वो क्या करते हैं? वो कहते हैं विरोध तब भी करते हैं। वो कहते हैं एवरीडे फॉर्म ऑफ लाइफ, एवरीडे फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, मतलब रोजाना की जिंदगी में किस तरह से वो प्रोटेस्ट दिखता है। जैसे वो अपनी कहावतों में जब बात करते हैं, तब उन लोगों की खिंचाई करते हैं, है ना। आपने ऐसी कहावतें देखी भी होंगी दलितों में,
जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के बारे में, अपर कास्ट के बारे में जब इतनी भोंडी कहावतें हैं उनके समाज में, तो उनमें भी होती हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ देख लो, उन कहानियों में दिखेंगे, उनकी कहानियों में उनके अपने नायक भी दिखेंगे, है ना। तो इस प्रॉब्लम को, जिसके इतने सारे पहलू हैं, देखिए दलित प्रॉब्लम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है, अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन की प्रॉब्लम है, एट्रोसिटी की प्रॉब्लम है, एक्सप्लॉयटेशन की प्रॉब्लम है, बायस की प्रॉब्लम है, ये जो है शहर की प्रॉब्लम है, ये गांव की प्रॉब्लम है, ये समाज शास्त्रीय समस्या है, ऐतिहासिक समस्या है, सांस्कृतिक समस्या है, इसके कितने सारे डायमेंशन हैं, बहुत सारे डायमेंशन, बहुत जटिल समस्या है बच्चों। कभी तो दलित स्टडीज एक विधा के रूप में हो गई है ना, लेकिन उसको किस तरह से देखा जाए, हमें ये पहलू भी ढूंढना पड़ेगा कि प्रोटेस्ट किस तरह से हो रहा है, लोगों ने लड़ा कैसे है, लड़े हैं तभी तो कुछ अधिकार मिले हैं ना, बिना लड़े तो कुछ मिलता नहीं। आपको पता है आज दलित जो कम्युनिटी है, ये शायद देश की सबसे रेडिकल कम्युनिटी है, एक टाइम सबसे ओप्रेस्ड कम्युनिटी थी। ज़्यादातर देश में जो अधिकार मिले हैं लोगों को, दूसरों को भी, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ये महिलाओं को भी जो राइट मिले हैं, ये भी दलितों के स्ट्रगल से मिले हैं। महिलाओं ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी इस देश में, ना ओबीसी ने कोई लड़ाई लड़ी, मेरी बात को माइंड मत करना, ना किसानों के बहुत बड़े संघर्ष हैं इस देश में, लेकिन अधिकार सबको मिल गए। किसके कारण मिले? दलित वर्ग के लोग इतने दिनों से लड़ रहे हैं, फूले के टाइम से, फूले हालांकि दलित नहीं थे, लेकिन वो मोबिलाइज करते हैं। अम्बेडकर जो संविधान में एक झटके में सारे अधिकार दिलवा देते हैं सबको, ये भारतीय संविधान की ब्यूटी भी है कि बिना लड़े लोगों को अधिकार दे दिए। यूरोप में, अमेरिका में औरतों को अधिकार पता है कब मिले? अब सोचोगे 1965 में जाके वोटिंग राइट मिलता है, हमारे यहाँ कब मिलता है? मैं इसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता। तो दलित वर्ग के लोगों के स्ट्रगल को भी हमें देखना चाहिए, दिखाना चाहिए जब हम इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। अब अपनी आत्मकथा पे कुछ बातें करता हूँ। तो मेरी जो ऑटोबायोग्राफी है बच्चों, इसमें कई सारे बातें आपको दिखेंगी। तो अब पहला मुद्दा ये है जो आपके जहन में सवाल आएगा, ये टाइटल आपने क्यों रखा है, ज़ख्म अभी ताज़ा। ये सवाल मुझे अक्सर लोग पूछते हैं और हिंद युगम से पब्लिश हुई है, नोएडा का पब्लिशर है, अच्छा इमरजेंट पब्लिशर, उसने पब्लिश करी है। थोड़ा बीच में एडवर्टीजमेंट कर देता हूँ। 212 रुपये इसका प्राइस है, खरीद के पढ़ना। बच्चे सोचते हैं ज़्यादातर किताब उधार में पढ़ ली जाए, है ना, तो खरीद के पढ़ोगे आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। तो खैर, तो ये टाइटल क्यों रखा? मैं इसमें कई सारे ये जो सवाल मेरे सामने आते रहे हैं कई बार, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ICHR में गया हुआ था, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। वहाँ एक फेलो मिली मुझे, इतना एक एक्सपर्ट मिली, एक लेडी, महिला, मिश्रा मैडम की कोई, उनका उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ। तो उनसे मेरी बात हुई, वो जेंडर पे काम करती थी, है ना, वीमेन स्टडीज़ पे। और ये जो इस देश की जो सो कॉल्ड एलीट महिलाएँ हैं ना, वो ज़्यादातर जेंडर पे खूब काम कर रही हैं, सब फेमिनिस्ट हो गई है। बहुत अच्छी बात की, अच्छी बात। फेमिनिस्ट अगर होंगी ना अपर कास्ट की महिलाएं, तो अपर कास्ट के मर्दों को ये शायद काफ़ी हद तक ठीक कर दें। हम लोग नहीं ठीक कर पाएंगे उनके पूर्वाग्रहों को। इन एनी केस, तो मैडम ने जब पता चला उनको मेरा, जब मैंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, मैंने बताया, तो उन्होंने कहा चल साहब ये आप जो दिखा रहे हो मुझे, कि आपका जख्म बढ़ता क्यों नहीं? मैंने कहा मैडम बहुत बढ़िया सवाल है और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे। तो मैंने कहा आप मुझे बताइए, आप जेंडर पे काम करते हो, आपने बताया यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ जेंडर स्टडीज़, तो अब जेंडर स्टडीज़ की प्रॉब्लम का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा पैट्रियार्की। मैंने कहा यू आर वेरी राइट, पैट्रियार्की सबसे बड़ा कारण है। तो मुझे ये बताओ, क्या पैट्रियार्की खत्म हो गई? क्या पैट्रियार्की खत्म हो गई? क्या लड़कियों से मैं पूछ लेता हूँ, नहीं हुई ना। मैडम ने भी यही जवाब दिया है, नहीं सर बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। मैंने कहा बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन आपको ये तो समझ में आता है पैट्रियार्की खत्म नहीं हुई, बीइंग ए वीमेन, लेकिन बीइंग ए मिश्रा पूरा मत मानना, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से भी आ रहे हो ना। आपको ये क्यों ये समझ में नहीं आया कि दलित का जो जख्म है वो क्यों नहीं बढ़ता? दलित प्रॉब्लम भी खत्म नहीं हुई है, पैट्रियार्की खत्म नहीं हुई है, तो दलित प्रॉब्लम का मूल कारण क्या है? मूल कारण है कास्ट है ना। क्या कास्ट खत्म हो गई? कोई सोचता है कि कास्ट खत्म हो गई, तो उससे मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, अभी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी बच्चे भी और इधर भी,
मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, आप में से कोई भी एक भी जना बता दो वो कास्ट सिस्टम से क्या बाहर है? कोई एक भी हो? देखिए माँ बाप ने इंटरकास्ट मैरिज करी हो, हालांकि लोग करने लगे, अब देखो कोई भी नहीं है। तो फिर हम सब यहाँ जो बैठे ना, हम सब जातियाँ हैं बेसिकली। आज भी हमारे जो रिलेशन है अपनी जाति में ही होते हैं। और इंटरकास्ट मैरिज कोई कर ले, हमारे हरियाणा तो बहुत बदनाम इस मामले में, ऑनर किलिंग कर देते हैं। ऑनर किलिंग जानते हो ना, हरियाणा यूपी में भी होते हैं। यूपी में अभी एक उदाहरण मैंने पढ़ा BBC में कि किस तरह से जो है वो लड़की जो है भूमिहार जाति की थी, शायद बिहार का मामला था, और लड़का जो है OBC था। उस लड़की के सामने उसके बाप ने अपने दामाद को गोली से उड़ा दिया। ये ऑनर किलिंग के बता रहा हूँ। हरियाणा में जाट बड़े इस मामले में कुख्यात हैं, हालांकि जाट इतने बुरे भी नहीं होते, है ना, लेकिन इज्जत बहुत बड़ी होती है ना, और इज्जत जुड़ी हुई है औरत से, लड़की से, है ना। तो बाकी मैं बताऊँ, जो बाबा साहब ने इन रिलेशन ऑफ कास्ट की जो बात करी, अब इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये हो रही है, कुछ फेमिनिस्ट लोग लिख रही हैं कि ये विमेन के लिए भी लिबरेटरी है विचार। कास्ट को तोड़ना विमेन के लिए भी लिबरेटरी है। पता कैसे? जो महिलाएं हैं वो जातियों की बंधक हैं। हम देखिए महिला क्या है, हमारी महिलाओं की जो कुछ शादी करने का कोई अधिकार थोड़ा ना मर्जी से। हमारे यहाँ किस तरह से शादियाँ होती हैं, जरा देखो, मैं थोड़ा बता रहा हूँ। हमारी शादियों को विदेश में क्या कहते हैं? हमारे यहाँ ज़्यादातर शादियाँ होती हैं, उनको ग्लोरीफाई भी करते हैं हम, वो होती है अरेंज मैरिज। विदेश में इनको पता क्या बोलते हैं? फोर्स्ड मैरिज। ये फोर्स्ड मैरिज है, ध्यान से देख लो आप। माँ बाप ने लड़का दिखा दिया, तो लड़के में कुछ कमी भी है, भाई प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, कर लो शादी। एक बार वो चाय पीने आया, उसी दिन हो गया फाइनल। ऐसे ही तो होता है। अच्छी बात है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सुनो, वैसे देखो मेरे से पूछा जाए ना, मेरे से निजी रूप से पूछा जाए, मैं तो लव मैरिज को पसंद करता हूँ। तो नहीं हुई भी है। हाँ, मेरा खुद का मैं बता रहा हूँ। देखिए जीवन साथी को चुनना जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है भाई। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है पार्टनर को चुनना है, और उसमें आपका कोई अधिकारी नहीं है। वो लोग कहते हैं वीमेन एम्पावर हो गई, मैं वीमेन की बात नहीं कर रहा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। वीमेन एम्पावरमेंट, देखो एम्पावरमेंट तो तब होता है जब अपने डिसीजन खुद ले सको, तो कायगा एम्पावरमेंट है, कोई किसी का एम्पावरमेंट नहीं हुआ है। खैर, तो मिश्रा मैडम को जब मैंने ये बताया तो उनको समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि क्यों जख्म ताजा है। मैंने कहा चलो मेरा मुद्दा नहीं। मैंने उनको कहा, मैं ज़्यादातर ये बात कहता हूँ, भाई मैं तो अब इतनी बड़ी पोजीशन पे आ गया, लोग बुलाते हैं हवाई जहाज़ों में जाते हैं, यहाँ भी मैं बाई एयर आया हूँ, है ना, एज एक्सपर्ट जो है, तो और अच्छी पोजीशन पर हूँ, सम्मान भी देते हैं लोग, नो डाउट। पता नहीं पोजीशन करके देते हैं या मेरी व्यक्तित्व को देते हैं या मेरी पर्सनैलिटी को देते हैं, जो भी है काबिलियत को भी देते हैं। लेकिन सवाल मेरा नहीं है, सवाल है उन लाखों करोड़ों सामान्य दलितों का। उनका क्या, व्हाट अबाउट देम? वो तो आज भी झेल रहे हैं, आज भी बायस झेल रहे हैं, या फिर झूठी सिंपैथी झेल रहे हैं। झूठी सिंपैथी भी झेलना ही होता है। कोई आपसे सिंपैथी जताया, आपको कितना बुरा लगेगा, सोचना जरा। एकदम रिएक्शन ये होता है, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिंपैथी, भाड़ में गई आपकी सिंपैथी, ऐसे रिएक्शन होता है। बच्चे के साथ भी जब कर दो कितना उसको हर्ट होता है, सिंपैथी नहीं चाहिए उसको। जब मनाने जाते हैं एकदम रिएक्ट करता है, देखा होगा ना। तो हमें चाहिए एम्पैथी। अगर आप कर सकते हो तो अपने आप को सोचो। है इस आत्मकथा में दोस्तों कई तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। लेक्चर लंबा ना हो जाए इसलिए 2-3 पॉइंट मैं और करूँगा। इस आत्मकथा की एक खास बात ये है कि ये जो स्टोरी है ये शहर की कहानी है। ज़्यादातर जो आत्मकथाएं होती हैं, दलित आत्मकथाएं खासकर, वो गांव की कहानी है। गांव से लोग आए हैं, ज़्यादातर भारत गांव में ही बसता है, और लोग ये मानते हैं कि भाई गांव में तो ये प्रॉब्लम होगी पर शहरों में तो खत्म हो गई। तो यही है ना एक आम धारणा। वैसे बहुत पहले मैंने गांधी पे रिसर्च किया, मैं वेल रेड पर्सन, मैंने गांधी के 90 वॉल्यूम पढ़े थे। 90 वॉल्यूम में गांधी के कलेक्टेड वर्क, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री वालों को 110 के आसपास। अब तो 100 से ऊपर हो गए हैं, 100 हो गए हैं, नहीं 100 एक्चुअल 100 हैं, और उसके बाद के अभी बहुत सारा अनपब्लिश्ड पड़ा है। मैं जाता हूँ नेशनल आर्काइव में जाते हैं, 105 साल जब मैंने रिसर्च किया था तब थे। तो 5 और वॉल्यूम आ गए।
चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो 90 के 90 वॉल्यूम में से मैं गुजरा हूँ। अम्बेडकर की 14 के 14 वॉल्यूम मैंने पढ़े हैं। फूले को मैंने थोरली पढ़ा। मेरा शिमला में जो काम था वो फूले पे था। बिना पढ़े बात नहीं करता। गांधी कहते थे उस जमाने में, अनटचेबिलिटी इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स। भाई ये आखिरी दिनों में, आखिरी दौर में है। गांधी की बात बता रहा हूँ। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं अब तो छुआछूत खत्म हो गई, कहाँ जात पात रहा, कहाँ भेदभाव रहा। दोस्तों ये कहानी जो है, और होगा तो गांव में होगा, गांव के वो जो अनपढ़ लोग हैं वो करते होंगे, हम नहीं करते भाई। ये जो कहानी है ये शहर की, ये इन धारणाओं को तोड़ती है कि शहर में भेदभाव नहीं होता, नगरों में, महानगरों में भी होता है। ये रोहतक शहर की कहानी रोहतक शहर से शुरू होती है। मैं रोहतक से आता हूँ, हरियाणा के। सुना होगा, बड़ा फेमस शहर है, नाम है हमारे शहर का। और हरियाणा में जाटों की कल्चर का गढ़ भी है। और जाट डोमिनेंट कास्ट होती है ना, जैसे गुजर या अहीर, यादव और इस तरह की जो जातियाँ होती है ना, और जाट को और भी पावरफुल होते हैं। तो उस शहर में जहाँ बड़ी मेजोरिटी जो है जाटों की है और दूसरी भी जो कास्ट हैं, तो दलित के साथ वहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा है। हालांकि दलितों में चेतना भी ज़्यादा रही है वहाँ। अब रोहतक का व्यक्ति उतना ही दलित भी अखड़ होता है ना। ये हरियाणवी कल्चर के जो गुण है ये मेरे अंदर भी थे, बाद में बताऊँगा। तो उस शहर में एक बच्चा जो कि एक चरमकार के घर में पैदा होता है, वो उसका जो बाप है उसकी जो जूती बनाने का जो व्यवसाय है परंपरागत तौर पे, वो बर्बादी के लेवल पे चला गया है औद्योगिकरण के कारण। ये औद्योगिकरण ने सबसे ज़्यादा हमें मारा है, आर्टिजन्स को मारा है, दलित पिछड़ों को सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण ने मारा है। क्यों? क्योंकि जो भी उद्योग आए हमारे धंधे खा गए। हमारी जूतियों का धंधा अच्छा चलता था एक टाइम बाटा आ गया, लिबर्टी आ गया, ये सारे लखानी आ गए, सारे जूते, हमारी जूतियाँ बिकनी बंद हो गई, कोई बचत नहीं रही। मेरे पिताजी इतने अच्छे कारीगर थे। एक टाइम हमारे घर में पैसा भी होता था, कारीगर थे, कमाते थे, पैसा भी था। बचपन में हमने थोड़ा सा, हमारी परवरिश ठीक ठाक भी हुई थी। एक टाइम वो देखा मेरा वही कारीगर बाप सड़क पे बैठ के जूते साफ करने लगा। आप सोच सकते हो कितना बुरी मार पड़ी है कारीगरों पे। ये सब के साथ हुआ है, ये लोहार के साथ भी हुआ, कुम्हार के साथ भी, जितनी भी जो आर्टिजन से आती है सबके साथ हुआ है। बुनकर हैं वो मारे गए हैं। खैर, अब उन हालातों में हम क्या, 5 भाई हैं, पढ़ रहे हैं, माँ बाप ने किसी तरह ये ठान रखा है। मेरे पिताजी जो है थोड़े से एनलाइटेंड भी थे, जागरूक भी थे। बाबा साहेब अम्बेडकर से खुद बचपन में वो युवा थे। मतलब हमारी पंचायत गई थी हमारे मोहल्ले की, रोहतक की, तो अम्बेडकर भवन में बाबा साहेब रहते थे, उनसे मिल के भी आए थे और इंस्पायर होके आए थे बच्चों को पढ़ाना। तो पढ़ा रहे थे हमें, पर एक टाइम वो आया जब पढ़ाना मुश्किल हो गया। पिताजी जो है वो ये सोचने लगे कि भाई बच्चों की पढ़ाई छुड़वानी पड़ेगी, किसी एक की छुड़वानी पड़ेगी। होता है हमारे परिवारों में, होता है किसी एक की ज़िंदगी जो है औरों को, कोई और भाइयों को, ताकि वो कामयाब हो जाए, एक ही ज़िंदगी दाव पे ऐसे लगाई जाती है। तो मेरे फादर और मदर चर्चा कर रही थी, ये वाक्य सुनाता हूँ मैं, इसमें लिखा हुआ है। रात को बात हो रही है उनकी कि भाई मुझे, मेरे से गुजारा नहीं हो पा रहा, मुझे एक बच्चे को काम में लगाना पड़ेगा। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, सबको पढ़ाना है। तो उन्होंने कहा क्या करें फिर? मेरी माँ ने कहा मैं काम करूँगी। उसके बाद मेरी माँ भी काम करने लगी। खेत में तो वो करती ही थी। अब बिल्डिंग्स में, शहरों में रह रहे हैं ना, हमारे पास में जाटों के खेत भी थे, तो बिल्डिंग्स में जाके काम करने लगी। घर बनाने का काम, ये होता है ना जो कंस्ट्रक्शन का काम, ये तो वो जो चर्चा सुनी, पता है मेरी माँ ने क्या जवाब दिया? मेरी माँ का विजन देखिए आप। उन्होंने कहा कि बच्चे को किसी को नहीं उठाएंगे, क्या पता इन बच्चों में से कौन क्या से क्या बन जाए, कौन बच्चा क्या से क्या कितना बड़ा आदमी बन जाए। ये विजन देखिए। और मैंने वो रात को सुन ली थी बात, और पढ़ाई छुड़वानी होती तो मेरी ही छूटती। पता है क्यों? वो इसलिए कि मैं काम में भी मदद कराता था। मुझे माँ बाप पे थोड़ा सा मतलब पीड़ा भी होती थी ये लोग, क्योंकि मैं परिवार में छोटा था। मेरे बड़े भाई जो है वो, उन पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट, उनका ज़िंदगी का बेस्ट जो टाइम था उन पर खर्च हुआ, लेकिन उन्होंने उतने रिजल्ट नहीं दिए। तो मैं ही सोचता था माँ बाप को मैं थोड़ा रेस्ट दूँ, तो मैं छोड़ देता पढ़ाई, खुशी छोड़ देता। लेकिन उसके बाद अगले दिन माँ बाप ने ये कहा, पिताजी ने कहा भाई बात सुन लो, पढ़ाई तो कराएंगे तुम्हारे को, लेकिन अगर एक बार भी फेल हो गए तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो ये भी बड़ी
अच्छी बात हुई। पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर थे, उसके समाज शास्त्रीय कारण थे आप जानते हो, लेकिन उसके बाद फिर हमें ये डर हो गया पढ़ाई छूट जाएगी। और ये भी कहा कि भाई तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे पता नहीं मैं कब से काम कर रहा हूँ, बचपन से ही कर रहा हूँ। घरेलू कामों में खेत में वगैरह तो हाथ बटाते ही थे। उसके बाद वो जो बच्चा है वो एक चाय की दुकान पे काम कर रहे हैं, चाय का एक रेहड़ी है, शहरों में होती है ना, एक किसी गरीब पंजाबी की रेहड़ी है, वो भी कोई ऐसा कोई खाता पीता नहीं है, वो रेहड़ी लगा के चाय बेचता है। उसकी रेहड़ी पे मैं काम लग जाता हूँ और चाय सप्लाई कर रहा हूँ। क्या बीजी रोड है, रोहतक के शहर का बीचों बीच का एरिया है वो, जिसको माता क्या बोलते हैं, दुर्गा भवन मंदिर का जो एरिया है, उसको भिवाड़ी स्टैंड भी बोलते हैं। वहाँ पे पार करना भी इतना मुश्किल है, ऐसे गोली की तरह भाग के जाता हूँ। तो मेरे सैकड़ों चक्कर लगते होंगे, चाय सप्लाई करना, लोगों के गुट्ठे कब धोना, ये सब किया है। मुझे पहली जो सैलरी मिली 200 रुपये थे। पूरे महीने काम किया, उसके 200 रुपये मिले, मैंने अपने माँ और बाप के चरणों में रख दिए वो पैसे। उस दिन इतनी खुशी मिली, भाई 2 पैसे मैंने कमा के दिए। वो मुझे इतने बड़े नज़र आए वो 2 नोट। इस तरह से काम किया है। उसके बाद वो तरह गई। कैंपा कोला होती थी एक कंपनी, सुना होगा आपने पहले। कोका कोला है, पहले एक हमारी कोका कोला को बैन कर दिया था एक बार। तो और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे ना, समाजवादी, उन्होंने कोका कोला को इंडिया से निकाल दिया, तो एक कैंपा कोला बनी, दिल्ली से चलती थी। उसकी सप्लाई होती थी, तो उसमें काम करने लग गया मैं उसके गोदाम में। बोतलें फट के लगती थी, मेरे हाथों पे आपको निशान दिखेंगे बच्चों, ये जगह जगह काम करते थे। कोई ऐसा नहीं हमारा इलाज कराया जाता हो, किसी समय पट्टी करा दी और काम में लगे। ये हर साल ये कहानी है, 10वीं से शुरू होती है काम करने की, पढ़ाई के साथ, और ये चलती है MA तक, MPhil तक। कभी यहाँ काम कर रहा हूँ, कभी वहाँ काम कर रहा हूँ, कभी बिल्डिंग बना रहा हूँ, कभी बनियों की दुकानों पे काम कर रहा हूँ। बनियों के बड़े अच्छे अनुभव हुए। बनियों की दुकान पे कई बार सूखे मेवे वगैरह भी होते हैं ना, बादाम काजू, कहीं चुपके से खा जाते थे तो लेकिन डांट पड़ती थी फिर। खैर, तो एक तो स्टोरी ये है, ये शहर की कहानी, और शहर के बीचों बीच एक स्कूल है। देखो ये आर्थिक समस्याएं, फाइनेंशियल समस्याएं झेली जा सकती हैं, लेकिन उससे बड़ी समस्या और है, वो है भेदभाव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, अब कोई बच्चा अच्छा पढ़े तो टीचर को खुशी होनी चाहिए ना। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ उल्टा होता है। टीचर को खुशी नहीं होती, टीचर को दुख होता है, दर्द होता है, गुस्सा आता है, ये बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं। पूरा मत मानना, ऐसी बातें बता रहा हूँ, सारे ऐसे नहीं होते लोग, सारे टीचर भी ऐसे नहीं होते। लेकिन मुझे कैसे मिले, मुझे कैसे टीचर मिले, ज़्यादातर तो अच्छे ही थे, लेकिन ऐसे भी मिले। ऐसा एक भी मिल जाए जिंदगी बर्बाद कर देगा आपकी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ भी हुआ है। जब वाल्मीकि जब पहले दिन स्कूल में गए, क्योंकि वो वाल्मीकि जाति से आते हैं, स्वीपर जाति से आते हैं, उसके टीचर ने उसको झाड़ू पकड़ा दिया, पूरे के पूरे स्कूल का ग्राउंड साफ करो। उस बच्चे ने वो ग्राउंड साफ किया पूरा दिन। घर जाके वाल्मीकि ने अपने बाप को बताया, उसका बाप आके फिर उसने वो लड़ा टीचर से। लेकिन मैं तो अपने बाप को भी नहीं बता सकता था, क्यों, मेरे हरियाणवी बाप भी बड़े अलग होते हैं। मेरे बाप टीचर को जाते ही सबसे पहले ये कह के आते थे, इन बच्चों को कितना ही मारना, हम जो है इनका पक्ष नहीं लेंगे। शायद वो ये सोचते थे कि भाई बच्चे पढ़ लेंगे, पर उनको ये नहीं पता था कि एक शैतान के हवाले भी करके जा रहे हैं। ये मैं इनको टीचर नहीं कहूँगा, ये इनको जैसे मास्टर बोलते हैं ना भाषा में, ये मास्टर वो जो शब्दावली, जो डेरोगेटरी जो शब्द यूज किया, ये उसी लेवल के आदमी होते हैं ज़्यादातर। मैं खुद शिक्षक हूँ, मुझे सॉरी ये कहना पड़ रहा है। एक शिक्षक थे हमारे, उसका उदाहरण दे देता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है, लेकिन प्रसंग आ गया। हर रोज इतना मारते थे, मुझे मर पिटने से डर लगता था, बड़ा नाजुक ही था मैं। तो उसने देखा ये बच्चा हर रोज सुना देता है, ये पिटने से बच जाता है। एक दिन अचानक सवाल सुनाया और अचानक पूछ लिया, 2 मिनट 5 मिनट का टाइम देके याद करो। किसी को याद नहीं हुआ, मुझे भी नहीं हुआ, मुझे ही खड़ा किया, टारगेट तो मैं था। सुना भाई, नहीं सुना पाया, डंडे मारे, 4 डंडे मारे। डंडे भूल जाता है आदमी लाइफ के साथ, जो बात कही वो नहीं भूली जा सकती। सारा चमार की औलाद ज़्यादा होशियार बनता है। मतलब मैं
ऐसी बात बता रहा हूँ मैं आपको। सॉरी, ये मतलब मैं मेरे लिए बड़ा इमोशनल है ये बताना। एक ऐसी बात, उस दिन मैं सारा दिन रोता रहा। ज़्यादा होशियार बनता है चमार की होता है। चमार क्या होता है ये तो नहीं पता था ना। मैं सोचता रहा ये चमार क्या होता है। एक दिन डर क्या होता है। हरियाणा में एक और भी घटिया सा शब्द यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग मैं आज तक नहीं समझ पाया। चमारों के लिए बोला जाता है, ये शब्द बोले उसने। पढ़ाई में होशियार होना कोई कसूर होता है? क्या कसूर था मेरा? ये बात मैं किसी को बता भी नहीं पाया। बाप ने कहा था हम साइड नहीं लेंगे, मैं किसी को नहीं बता पाया। ये इस आत्मकथा में लिखी है मैंने। अब जाके ये हिम्मत हुई ये बात लिखूं, जब मैं इस लेवल पे। ये बताना जरूरी है। ऐसे अनुभव हैं। बच्चों की पढ़ाई छूटती है। हमारे में से बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई इस कारण छूटती है, पता है। ज़्यादातर बच्चों के अनुभव होते हैं स्कूल के दिनों। 99% बच्चों के ऐसे अनुभव होते हैं। आप जिन टीचर्स की बात कर रहे हो, टीचर जो है जो जिसको वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा वाल्मीकि ने द्रोणाचार्यों से वास्ता। मेरा भी एक चैप्टर यही है इसमें, द्रोणाचार्यों से वास्ता। किसी तरह स्कूल से कैसे पढ़ गए पता नहीं तो कितनी बार पढ़ाई छूट जाती है। ऐसे कई वाक़यात हैं इसमें। एक और इंटरेस्टिंग है इस कहानी का पहलू, मतलब शहर के बीचों बीच, फिर शहर नहीं हूँ मैं तो कैंपस में चला गया। कैंपस यानी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ये एक स्टूडेंट की गाथा है। एक दलित स्टूडेंट किस तरह से पढ़ता है कॉलेज के दिनों, कैंपस में, यूनिवर्सिटी में खासकर। यूनिवर्सिटी का मैं देखो, कैंपस की स्टोरी कभी नहीं लिखी गई, किसी दलित ने शायद ही लिखी हो कैंपस की स्टोरी। ये कैंपस की भी स्टोरी है। इसमें एज ए स्टूडेंट जब हम एमए पढ़ कर रहे थे, वो कुछ अनुभव बताए, उसी समय आरक्षण विरोधी आंदोलन चल पड़ा। मैं एक बात वो बता दूं, बीच में रह जाएगी। जो आत्मकथा, दलित आत्मकथा होती है, औरों से अलग इसलिए भी होती है। दलित देखिए, वैसे मेरा ये मानना, आत्मकथा अगर आपकी अपनी सिर्फ राम कहानी है ना, अपनी राम कहानी, वो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम है मेरी अपनी राम कहानी, तो मेरा ये मानना, राम कहानी सुनानी तो मत सुनाओ आप भाई। हमें क्या मतलब आपकी राम कहानी से? आत्मकथा सामाजिक इतिहास होता है। अगर आपके पास वो सोशल हिस्ट्री है बताने की, यानी आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे अनुभव हैं जो पूरे समाज के बदलावों को बता रहे हैं, तो इस मामले में दलित आत्मकथा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए, दलित आत्मकथा और लोगों की जो कहानियाँ हैं ना, जो गैर दलितों की या एलीट क्लास के लोगों की, उनकी तो कई जिंदगियों के बराबर है। हमारी एक कहानी 30 साल का जो हमारा स्ट्रगल है, बस किस तरह ज़िंदगी बना ली, बस वही काफ़ी है। उनकी कई जिंदगियाँ लग जाएंगी। मैंने पढ़ी हैं ऐसी कहानियाँ। एक मास्टर शिमला में पढ़ रहा था, लिखते हैं कि भाई मैं बड़ा आदमी बन गया। बड़ा आदमी बन के इंदिरा गांधी से मिला, फिर जैन सिंह से मिल लिया, फिर फलाने से मिल लिया, गवर्नर से मिल लिया। बट मेक एनी सेंस? इसका हमें क्या मतलब है भाई? तुम किससे मिले, क्या क्यों बोर कर रहे हो आप? जरा सुनो, ये जो मेरी कहानी है या किसी भी दलित की कहानी जब आप पढ़ोगे बच्चों, आपको वो गाथा मिलेगी और सामाजिक बदलावों का वो दौर दिखेगा, सामाजिक उथल पुथल दिखेंगे, सामाजिक ट्रांजिशन दिखेंगे। क्योंकि समाज बदला नहीं है, समाज ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। ये बहुत पीड़ादायी दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। लोग बदले नहीं है, ना समाज बदला है, ना हम बदले हैं। हमारे अंदर एक बदलाव आ रहा है कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यही दिक्कत का कारण है। तो एमए कर रहा था, आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था उस समय। ये बात है वीपी सिंह ने जब मंडल आयोग लागू करा था, याद होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, 90 की बात है। मंडल आयोग जब लागू हुआ था तो ओबीसी के लिए ना, सारी लड़ाई दलित वर्ग के लोगों ने लड़ी है और उन्होंने ही झेला है। ओबीसी वाले तो बहुत सारे विरोध भी कर रहे थे, पता ही नहीं था उनको ये है क्या। तो एक से दोस्त थे मेरे, जाट कम्युनिटी से आते, अच्छे दोस्त थे, अच्छे, हम साथ बैठते थे, चाय पीते थे। अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, देखो कितना, मतलब कैंपस का माहौल कैसा बिटर हो जाता है जब ये घटनाएं घटती हैं, ऐसे आंदोलन चलते हैं। लोगों को पता नहीं होता। अभी भी एक आंदोलन चला है, ये जो यूजीसी का जो मामला है ना, बिना बात में लोग जो है कि जातिवादी खेमों में बट जाते हैं, समझना चाहते ही नहीं प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसा ही हुआ उस समय, समझना चाहे नहीं किसी ने मामला क्या है। साहब पूरे शहर में नारे लग रहे हैं, चमार चूड़े खा गए, सब कुछ। सॉरी, मुझे फिर बोलना पड़ रहा है शब्द। ऐसी भाषा बोली जा रही है, हमें सुननी पड़ रही है। भाई हमने क्या खा लिया? तो एक दोस्त थे, इंस्पेक्टर के लड़के थे, जाट थे, जाट कम्युनिटी से आते थे। मैं कह रहा हूँ सारे जाट बुरे नहीं होते, ना कोई सारे ब्राह्मण बुरे होते।
वो मेरे टीचर भी ब्राह्मण थे वो। तो लेकिन सारे बुरे नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं, तो कुछ अच्छे विचार टीचर मिले हैं मुझे। खैर, उसने कहा उस दोस्त ने कि भाई अपने बाप से कहना सरवर कुमार कि मेरे को गोद ले ले, मुझे भी आरक्षण मिल जाएगा। मैंने कहा भाईजान मैं अपने फादर को जरूर सिफारिश करूंगा और वो शायद मेरे कहने पर ले लेंगे आपको, लेकिन मैं 2-3 बातें क्लियर कर दूं। मेरे घर में जब आप रहोगे ना, गोद लेंगे तो आप हमारे घर का हिस्सा बनोगे, 2-4 प्रॉब्लम आएंगी आपको। सबसे पहले तो आपको उस कमरे में सोना पड़ेगा जिसमें जानवरों का भूसा रखा होता है, उस झोपड़ी में सोना पड़ेगा। कमरा झोपड़ी कुछ भी लगा लो, अच्छा कमरा है, जिस उसी में मैं सोता हूँ। एक आपको भी मैं साथ सुला दूँगा, और कोई जगह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 में मैं साथ में, मैं छुट्टियों में काम करता हूँ, जब भी मौका मिलता है मैं मजदूरी करता हूँ, वो भी करना पड़ेगा, घर को सहारा तो लगाना है ना, ये भी करना पड़ेगा। खेत में भी काम करते हैं, वो भी करना पड़ेगा। और भी एक प्रॉब्लम आएगी, हमारा मोहल्ला जो है 10 नंबरियों का मोहल्ला है। ये जो दलितों की बस्तियाँ होती हैं ना, इनमें क्राइम बहुत होता है। क्राइम का कारण गरीबी है, वो कुछ नहीं है भाई। लोग भूखे मर रहे हैं तो क्या करेंगे? भूखा जो गरीब लोग हैं या जो वंचित लोग हैं, उनमें से कई लोग शॉर्टकट अपना लेते हैं। मैंने कहा 10 नंबरी का मोहल्ला है, इसमें हर दिन छुरियाँ चलती हैं। एक चमारों का एक औजार होता है रापी, एक आप शायद नहीं समझ पाओगे, एक होता है आर, सीधा पतला सा होता है जिससे छेद करते हैं ना कपड़े में। मैंने कहा यहाँ हर औजार और रापियाँ चलती हैं और लोग मर्डर होते हैं, तो भाई बच के भी रहना पड़ेगा। मेरे फादर खुद कहते थे भाई इस माहौल से बच के रहो तो आप भी बर्बाद हो जाओगे। बड़ा फादर हमेशा कहते थे निकल जाओ यहाँ से पढ़ के, इन लोगों से बिल्कुल किसी से दोस्ती नहीं करनी। तो दोस्ती ऐसे लोगों से करोगे, और वो भी गई थी कईयों से दोस्ती, बचपन है, लेकिन बच के किसी तरह निकल जाओ। मैंने कहा इससे भी, इस माहौल से भी निपटना पड़ेगा। तो वो श्रीमान जो मेरे दोस्त थे वो पीछा छुड़ा के भाग गए। तो ऐसे मैं कैंपस लाइफ की बात बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं रिसर्च स्कॉलर बना। तो ये कैंपस की कहानी बता रहा हूँ, आपकी कहानी है। रिसर्च स्कॉलर बनते हैं, ये वो दौर है जब दलित वर्ग के लोग, थोड़े थोड़े बच्चे का दुक्का कोई रिसर्च स्कॉलर, आगे तो काफ़ी मिल जाएंगे, कोई बनने लगा था। तो उसके सामने क्या समस्याएं आती हैं गाइड के साथ। मेरे गाइड बुरे नहीं थे, मार्क्सवादी थे, कॉमरेड थे, बहुत बड़े यूपी के ही थे, शुक्ला जी, बहुत अच्छे, वो बिपिन चंद्रा के लेवल के स्कॉलर थे, मैं ये भी कहूँगा, बहुत अच्छे स्कॉलर थे। वॉज ए वेल ब्रेड पर्सन, बहुत बढ़िया इंग्लिश लिखते थे और बोलते थे, सिंपैथी थी मेरे साथ। मुझे हरिजन कहते थे, मुझे बुरा लगता था। मैंने एक दिन उनको कह भी दिया, सर मुझे हरिजन कहा। अरे तो गांधी ने दिया था। मैंने कहा कोई आपको हरिजन कह दे, हरिजन का मतलब तो सर ईश्वर की औलाद होता है ना, आपको कह दे तो कैसा लगेगा। कभी एक बार मायावती ने भी ऐसे रिएक्ट किया था, आपको याद हो तो, कभी पढ़ा हो तो, पत्रकारिता में। तो मैंने कहा आप, ये हम लोगों की प्रतिक्रिया है इस शब्द के प्रति, शुरू से ही है। अम्बेडकर ने कभी पसंद नहीं किया है शब्द, ना उस समय के पढ़े लिखे दलितों ने थोप दिया हमारे ऊपर। अरे मैं तो आपके प्रति बड़ा सिंपैथी रखता। मैंने कहा सर आप मार्क्सवादी, आप ऐसी शब्दावली कैसे यूज कर सकते हैं? अच्छा बेटा मैं आपसे, है ना, मेरी बहुत सिंपैथी है। मैंने कहा सर मुझे नहीं चाहिए आपकी सिंपैथी। फिर टॉपिक लेने की बात आई, मैं अम्बेडकर पे पढ़ना चाहता था। अम्बेडकर पे उस समय कोई काम भी नहीं हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने करा दिया। तो उन्होंने कहा नहीं गांधी को पढ़ो, पढ़ना अम्बेडकर चाहता हूँ, गांधी को पढ़ना है ना, धक्के से गांधी को पढ़ाना है। चलो कोई क्या कर, पीएचडी तो करनी, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि गांधी को मैंने पढ़ा 90 के 90 वॉल्यूम से गुजरा जब मैं, तो उस समय जब गांधी को पढ़ो तो अम्बेडकर को भी पढ़ ही लेते हो, है ना, पढ़ना ही पड़ेगा, खासकर जब एक दलित प्रॉब्लम के कंटेक्स्ट में काम कर रहे हो ना। तो जब हम गांधी को पढ़ रहा था, अम्बेडकर को पढ़ लिया, फिर अम्बेडकर पे किताब लिख दी बाद में, फिर अम्बेडकर को पढ़ा तो फूले के बारे में पता चला। अम्बेडकर वाज इंस्पायर्ड बाय फूले, महाराष्ट्र के बहुत बड़े हैं सोशल रिफॉर्मर थे। फिर मैंने फूले पे शिमला में जाके काम किया, तो गांधी से सफ़र शुरू हो गया, फूले तक चला गया। अब अगला प्रोजेक्ट मेरा सावित्रीबाई फूले पे होगा, तो क्योंकि फूले को बनाने में सावित्रीबाई फूले का जो योगदान वो कम लोग जानते हैं, सिवाय मोर रेवोल्यूशनरी दन और रेवोल्यूशनरी हस्बैंड को कम लोग जानते हैं। खैर उस पर मैं बात नहीं कर रहा। तो गुरुजी के साथ अपने रिसर्च सुपरवाइजर के साथ बड़े ऐसे अनुभव रहे। खैर वो कह भी देता था, मैं जब रिएक्ट भी कर देता था, सुन भी लेते थे, वो इतने भी खराब नहीं थे। तो कुल मिला के उनके अंडर पीएचडी हुआ, और उसी दौरान मैं बस एक बात और, कैंपस में आ गया एज ए लेक्चरर।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये रोहतक से कुरुक्षेत्र जाने का सफ़र भी है मेरा। पर ऐसा नहीं कि रोहतक से कुरुक्षेत्र तक ही कहानी है, बीच में इसमें दिल्ली भी आती है, इसमें और दुनिया भी आती है, पूरा भारत आता है जहाँ जहाँ भी, क्योंकि बहुत सारे अनुभव हैं। बीच में जैसे सर बता भी रहे थे, हीरो से जीरो भी हुआ है ना, तो वो सब उदाहरण मिलेंगे आपको। वैसे वो वाली स्टोरी आप बता रहे तो अच्छा रहा, क्योंकि मतलब कहता से जुड़ी है ना, हीरो से जीरो। हाँ, वो हम सुनना चाहेंगे। नहीं, वो सर भी बता रहे थे, किसी अखबार में एक एडवर्टीजमेंट आई कि भाई ये बाल एक्टरों की तलाश है, बाल कलाकार है ना, और मुझे नौकरी की बड़ी भारी डेस्परेटली ज़रूरत थी, है ना, कसम की बात है। मैं सोचता था किसी तरह कोई भी नौकरी मिल जाए, कुछ भी काम मिल जाए, मैं माँ बाप को मजदूरी से छुटाऊँ, मेरा तो पर्पज़ ये था ना। और मैंने सोचा अभी तो हीरो बनने का मौका है, क्यों बच्चों। तो वही जो सर कह रहे थे, जो पत्रकारिता के नाम पे जो होता है, मतलब अखबारों में जो किस तरह की ऐड भी आती हैं, उसका क्या मतलब भैया लोगों पे असर पड़ता है। तो मैं उनके ट्रैप में आ गया। वो ट्रैप था असल में, और बहुत खतरनाक ट्रैप हो सकता था वो। ऐसे लोग बच्चों को फंसा के और उनको बेच भी देते हैं, गुलाम बना के, और ये बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम आज भी है। तो उस ट्रैप में मैं फंसते फंसते बचा था। बस किस्मत अच्छी थी, आपको पता नहीं, किस्मत को मैं मानता नहीं, मतलब बाई चांस कुछ ऐसे हालात बने कि मैं दिल्ली में, मेरी जेब कट गई, मेरे पैसे ही नहीं थे, मैं आगरा तक जा ही नहीं पाया। वो आगरा वालों का प्रश्न है, सारे आगरा के लोगों को नहीं कह रहा, आगरा के कुछ लोग थे, उनका ट्रैप था वो। और दिल्ली से ही मैं वापस अपने शहर में आ गया, रोहतक में। मेरे सारे सर्टिफिकेट लूट चुके थे, 10वीं तक का ही था उस समय को। तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं, मेरे फादर ने कहा सारी की सारी ज़िंदगी की कमाई खो दी तूने, क्योंकि मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी चला गया। तो फिर भाई ने कहा नहीं, वो सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट बन जाएगा। खैर, तो वो थोड़ा विस्तार में आप पढ़ लेना, काफ़ी कुछ है उसमें। और फिर आ गए यूनिवर्सिटी में। बस एक और बता देता हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जिसमें मैं आज भी पढ़ाता हूँ। आज मेरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी मान सम्मान भी है, इसमें कोई शक नहीं। मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया है, और अब यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो भी बहुत मुझे सम्मान देते हैं, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई पीड़ा को कोई भुनाने वाला आदमी या हमेशा दलित रहने वाला। मैं मतलब एज ए स्कॉलर अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और एक पॉजिटिविटी भी है। तो वाइस चांसलर साहब भी मुझे बहुत रिगार्ड देते हैं, मेरे जो अब के जो वीसी हैं। बल्कि शायद ही कम लोगों को अपनी संस्था सम्मानित करती होगी। मुझे अपनी संस्था ने भी गोल्ड मेडल अपलोज अवार्ड दिया है, 5 लोगों को दिया था, जिसमें पहला नाम मेरा ही था। तो ये भी मैं कहूँगा, मुझे ऐसा नहीं कि मेरे जख्म काफ़ी हद तक भर चुके हैं, ऐसी इसमें कोई ऐसी बात नहीं। कभी कभी एहसास करा देते हैं लोग, वो बात अलग है, क्योंकि है तो हम वही ना। कभी कभी मजाक में कह देते हैं, कभी कभी सीधे भी कह देते हैं, बच्चों को कह देते हैं, पीछे से कह देते हैं। जिस कॉलोनी में रह रहा हूँ ना, मान लो कहते हैं देखो जमानों के बच्चे गाड़ी में जा रहे हैं, अब क्या करोगे, आपने सुन लिया, बोल देते हैं। हमारे बच्चों को भी झेलना पड़ता है। कभी सोचो ये लोग एलीट के बच्चे हैं तो इनको कुछ नहीं झेलना पड़ता, उनको ज़्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो गए ना, तो उनको ये चुभता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। कभी आप सोचो, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, ओबियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम हल हो जाए तो हमें किसी की परवाह नहीं है। तो वो पहलू अच्छा है, हमें फाइनेंशियली साउंड होना है, बस यही काफ़ी है। कुछ और दे सको या ना दे सको, लेकिन और टाइम लगेगा। देखो ट्रांजिशनल पीरियड है, बदल रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं कह रहा। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी में जब मैं आया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो क्या हुआ, उसी कैंपस में मैं तो स्वाभिमानी था, अम्बेडकरवादी भी बन चुका था। रिसर्च के दौरान है ना, बहुत सारा फूले अम्बेडकर पढ़ लिया, बहुत सारा गांधी पढ़ लिया, गांधी की कमियाँ भी हैं, गांधी की जो आइडियोलॉजी है वो भी समझ ली, और बड़े डिबेट करता था, बड़ा जोश था मेरे अंदर। युवा वर्ग में बहुत लोगों से डिबेट करी। आरक्षण विरोधी आंदोलन का प्रोडक्ट था मैं, जिसमें बहुत सारे लोग बर्बाद भी हुए, लेकिन मैं जो है निकल गया उससे, है ना। तो कितनी डिबेट भी हुई होंगी दोस्तों के साथ, लोगों के साथ। रेल में जाता था, वहाँ 3 मूर्ति भवन में दिल्ली में, हम लोग 3 मूर्ति हमारी खास जगह है, नेशनल आर्काइव एक खास जगह है। तो ट्रेन में अप डाउन करते थे लोग, रेल में बहस करते थे उस ज़माने में आरक्षण को, दलितों को लेके। मैं भिड़ जाता था, लोगों से कूद पड़ता था, लोगों को कन्विंस करा देता था इतना भी। और आज भी रेल में, हवाई जहाज में कहीं भी लोग मिल जाते हैं तो मैं बात कर लेता हूँ, लॉजिकल हो, आपकी बात लॉजिकल हो तो लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, तर्क होना चाहिए। तो खैर, तो उसी डिपार्टमेंट में गया तो 2 तरह के समूह थे, एक राइट विंग था, एक लेफ्ट, जैसे होते हैं, है ना। और लेफ्ट और राइट हम तो कहीं भी फिट नहीं होते, होना भी चाहो तो भी नहीं हो सकते। तो
अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि लेफ्ट विंग वालों का थोड़ा प्रभाव ज़्यादा था उस ज़माने में, और उन लोगों को मेरी कुछ बातें पसंद नहीं आई। जैसे मुझे दलित स्टडीज़ पे काम कराना ये पसंद नहीं आया, मेरा स्वाभिमान पसंद नहीं आया। तू तड़ा करके बात करते थे, कैसे जेल में गए? अब तो स्वाभिमान भी तो कोई चीज़ है ना, अब तो लेक्चरर हो गया हूँ भाई, अब तो सम्मान दे दो। तू तड़ा मैंने नहीं झेला, मैंने कहा मैं थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करूँ। मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई, 5 लोगों ने कंप्लेंट किया मेरे खिलाफ। सोच सकते हो, जो टीचर बनना चाहते हैं ना यहाँ शेड्यूल कास्ट बच्चे, वो थोड़ा ध्यान रखना, टीचर बनने के बाद ये प्रॉब्लम भी आएंगी। हो सकता है एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई। खैर, जवाब दिया उसका, SC/ST कमीशन में गया मैं भी, वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ हुआ। आखिर में वाइस चांसलर साहब से के सामने हमारी मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा चल साहब क्यों लड़ रहे हो सबसे? मैंने कहा सर मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, आप ही तो लड़ रहे हो, सारा डिपार्टमेंट आपके खिलाफ है। मैंने कहा सारे तो नहीं खिलाफ हैं। बोला फिर भी इतने लोग तो खिलाफ हैं। मैंने कहा सर मैं आपका जवाब देता हूँ, मैं कॉमन सेंस का आर्गूमेंट देता हूँ, कॉमन सेंस। मैंने कहा वाइस चांसलर, देखिए उस समय की बात है जब मैं लेक्चरर, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा था। तो मैंने कहा BC हो, क्या मैं नहीं चाहूँगा मुझे आपके साथ संबंध हो, क्या आप इतने बड़े पद पे हो? हमारा तो कोई है नहीं सिस्टम में, हम तो बहुत नीचे से उठ के आए हैं, कोई नहीं हमारा। क्या ये जो मेरे साथ में मेरे कलीग हैं, ये हिस्ट्री जगत में इनका इतना नाम है, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत अच्छे स्कॉलर भी थे। आज भी मैं कई जगह जाता हूँ तो कहते हैं वो अच्छा फलाने प्रोफेसर के डिपार्टमेंट से आए। मैंने कहा इनका इतना हिस्ट्री वर्ल्ड में जहाँ नाम है, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ, तो ये लोग मुझे पता नहीं कितनी ऊपर उठा सकते हैं, कितनी मदद कर सकते हैं, तो हिस्ट्री वर्ल्ड में मुझे एस्टेब्लिश करने में मदद कर सकते हैं। तो क्या मैं चाहूँगा इनके साथ मेरी लड़ाई? कौन चाहेगा? तो भी इसी को समझ में आया। फिर उन्होंने पूछा मुद्दे क्या है? मैंने कहा मुद्दा ये है स्वाभिमान, मुद्दा ये है दलित स्टडी। ये कहते हैं दलित प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। अच्छा मान लिया, कॉमन सेंस ना मान लिया, मान लो आज ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, वैसे तो खत्म नहीं हुई है, लेकिन मान लो, पर हिस्ट्री में तो थी ना, मैं तो हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ भाई, हिस्ट्री का टीचर हूँ, हिस्ट्री का रिसर्चर हूँ, हिस्ट्री में तो थी। जब हिस्ट्री में हिस्टोरिकल प्रॉब्लम पे काम नहीं होगा तो कहाँ होगा? तो किसी साहब को समझ में आया मेरा तरफ, बड़े खतरनाक बीसी थे, डरते थे लोग उनसे, कांपते थे। उस बंदे को मैंने कन्विंस कराया कि मैं मामला सेटल हुआ, समझौता हुआ बिना शर्त। तो मतलब ये मैं बता रहा हूँ, कैंपस में जाने के तक भी, और कैंपस में उसके बाद भी चलता रहा, वो चीज़ें मैंने बताई नहीं, वहाँ छोड़ दिया मैंने, उनके नाम भी नहीं लिखे मैंने कहा मेरे कलीग हैं, बदनाम किसी को नहीं करना चाहिए। और ये बस मेरी ज़िंदगी के बनने की कथा है, किस तरह से ये खासकर इंस्पिरेशनल हो सकती है। देखो तीन बात और कर दूँ आखिरी पॉइंट पे जाने से पहले। देखो 3 बातें इसमें दिखेंगी। एक तो है इंस्पिरेशन, कोई दलित कैसे अपनी लाइफ बना पाता है, उसके पीछे इंस्पिरेशन का बड़ा रोल होता है। देखो आप जानते ही हो, किसी भी व्यक्ति के पीछे इंस्पिरेशन होना। तो मेरी इंस्पिरेशन 3 लोग रहे हैं। नंबर 1 मेरे पिताजी, नंबर 2 मेरी माँ। मैंने और किसी को तो श्रेय नहीं दिया है, ना किसी गुरु को दे पाया, ना किसी देवता को दे पाया। मैं देखो हम लोग थोड़े से धीरे धीरे नास्तिक हो ही जाते हैं, क्यों? और कर्म के सिद्धांत से थोड़ा सा, क्योंकि भाग्य है। अभी मेरे प्रोफेसर साथी कहते हैं भाई किस्मत की अगर होती, किस्मत होती तो इतिहास के 2 दौर हैं, एक बिफोर अम्बेडकर है, एक आफ्टर अम्बेडकर। अम्बेडकर जब तक नहीं आए थे क्या हम सारे निर्भाग थे क्या? हमारी सबकी फूटी हुई थी क्या किस्मत? और जैसे वो आए हम सबके भागे जाग गए, उसके बाद अचानक ही भाग जाग गए, हम बड़े बड़े पदों पे जाने लगे, पढ़ने लगे। तो मतलब ये है जो भी है भैया, आदमी का चलो सीधी सोच होती है। तो मेरी इंस्पिरेशन 3 रहे हैं। मेरे फादर, मैंने इसमें पोएटिक ट्रिब्यूट भी दिया है तीनों को, हालांकि कविता लिखना नहीं आता मुझे, ज़्यादा कोशिश करी है। तो ये तो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना दूँ। ये समर्पण जो मैंने किया है, तो मैंने लिखा है, माँ तुमने ही मुझे जमाने द्वारा दी गई पीड़ा के हर क्षण में अपनी गोद में सर छिपाकर रो लेने का मौका दिया। तुमने मुझे ये जीवन ही नहीं दिया, कभी तो इसे बर्बाद होने से भी बचाया। वो जो मैंने इसको वाक़या सुनाया था, और मुझे बनाया वह जो आज मैं हूँ, और इसके बदले तुमने खुशी खुशी खुद को दुश्वारियों के हवाले कर दिया। उसके बाद लिखता हूँ फादर के बारे में। हमारे यहाँ हरियाणा में पिता को काका बोलते हैं। काका तुमने मेरी परवरिश ही नहीं की, अभी तो मुझे साहब बनने का सपना भी दिया। मेरे पिता कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब,
कोई पुरानी कहावत है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तुमने मुझे, और बाबा साहेब का बहुत नाम लेते थे, वो सांप बनने का सपना भी दिया और साथ में दी खुद की वह जीवन शक्ति जिसके दम पर मैं दुनिया से भिड़ सका, बिना थके, बिना डरे, बिना झुके और बिना अपने स्वाभिमान को गंवाए। और तीसरे हैं बाबा, यानी बाबा साहेब। बाबा का मतलब दादा भी होता है ना। तो बाबा साहेब हमारे ग्रैंड पा हैं, सभी के हैं वैसे तो, हम सबको इंस्पिरेट करने में का रोल है। तुमने हमें आज़ाद ही नहीं कराया, अपितु दिया वह वैधानिक कवच यानी संविधान, जिसके दम पर करोड़ों करोड़ों दलित आदिवासी पिछड़ों की तरह मैं भी यहाँ एक मुकाम बना पाया और खुद के रूप में दिया ऐसा आइकन जिसने हमें प्रबुद्ध एवं शानदार जीवन जीना सिखाया। प्रबुद्ध एवं शानदार जीवन जीना सिखाया। तो ये कविता है। तो ये तो इंस्पिरेशन की बात हुई। दूसरी चीज है आइडेंटिटी। देखिए, एक दलित की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष होता है आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी की तलाश में हम हैं कौन। देखिए, ये दलित की आइडेंटिटी से हम सब बचना चाहते हैं क्योंकि अछूत की आइडेंटिटी है। अछूत कौन रहना चाहेगा। और ये जो दलितों के नाम हैं ये भी सारे बड़े अपमानजनक हैं, इसलिए अपने नाम भी छुपाते हैं, नाम बदलने का प्रयास करते हैं। यहाँ यूपी के जो वेस्टर्न यूपी के चमारों ने अपने आप को जाटव कहना शुरू किया। ये जो प्रोसेस चलते हैं ना, इनको समझना चाहिए, समाजशास्त्रीय प्रोसेस है ये। राजस्थान के सब जो चर्मकार हैं वो अपने आप को मेघवाल कहने लगे, और पंजाब में मजहबी एक टर्म चलती है, आध हिंदू चलती है, आध धर्मी चलती है, ऐसी बहुत सारी टर्मोलॉजी है। एक आध ने टर्म दिया था हरिजन, थोड़े दिन के लिए अपनाया भी हमने, कितने टर्म अपना लो उसका मीनिंग तो वही हो जाता है, मीनिंग वही हो जाता है। तो आइडेंटिटी कौन सी। कुछ लोग कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग ईसाई हो गए, दलित बहुत सारे मुसलमान हो गए। बाबा साहेब ने जो है बल्कि यही देख के कि ये लोग अपनी मतलब टूटते जा रहे हैं अपनी जड़ों से, और अपनी कम्युनिटी भी ख़त्म होती जा रही है हमारी, और हर जितना ज़्यादा बिखरेंगे उतने ही ज़्यादा जुल्म होंगे। तो बाबा साहब ने इसलिए शायद बुद्धिज़्म का एक मार्ग दिया। हालांकि मेरा निजी मत ये है, बाबा साहब हिंदू धर्म से बहुत प्रेम भी करते थे, क्योंकि ये जो डिसीजन लिया ना उन्होंने, ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में लिया है। उन्होंने खुद लिखा है, मैंने वो मार्ग चुना है जो लीस्ट नुकसान पहुंचाता है हिंदू धर्म को, और वो बहुत मजबूरी में और किन हालातों में उठाया हुआ कदम, वो आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म अपना के वो हिंदू या भारतीय कल्चर की सेवा भी कर रहे हैं। मतलब खुद उन्होंने ही लिखा है, उसी समय 35 में ही कह दिया था, आई विल नाइदर एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी नॉर इस्लाम। हालांकि इन धर्मों से कोई घृणा नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कहा इनका ओरिजिन विदेश में है, कहीं ना कहीं हम विदेश से जोड़ने लग जाएंगे अपने आप को, है ना। हमें भारतीय मूल का धर्म चाहिए। ये है, इस पर काफ़ी डिबेट है। वैसे मैं ये बता रहा हूँ, तो आइडेंटिटी हमारी पहचान क्या है। कुछ भी बन जाए, हम हिंदू बन जाए, मुसलमान बन जाए, कुछ भी बन जाए, बौद्ध बन जाए, मीनिंग तो वही रहता है। तो फिर इलाज क्या है। इलाज है कि अपने आप पे प्राउड करें, अपनी इस रियलिटी को स्वीकार करें। वो जो सेल्फ रियलाइजेशन जो शब्द मैंने यूज किया ना, यही है इसका इलाज। जब दलित अपने आप पे पॉजिटिव भाव से अपने आप को स्वीकार करता, हाँ भाई मैं दलित भी हूँ, तो क्या सुबह दलित में अपने कारण थोड़ा ना, बस सर पूरा कर रहा हूँ। और दूसरा जो है, ये जो आइडेंटिटी, जब हम ये रियलाइजेशन कर लेते हैं, भाई दलित होने पे हमें कोई गिल्ट नहीं है, ओके, दलित है तो दूसरों के कारण से हैं, और ठीक है, हमें इस पहचान स्वीकार है। तो मैं उस सेल्फ रियलाइजेशन की आइडेंटिटी तक आया हूँ। ऐसा सब सारे दलित नहीं कर पाते, ये जो हिम्मत है। तो दूसरा इसमें आइडेंटिटी की लड़ाई देखेंगे। और तीसरा है आइडियोलॉजी। देखो, विचारधारा को लेकर बहुत डिबेट है। विचारधाराएं कई बड़ी खराब भी होती हैं, अगर वो सांप्रदायिक हैं या अगर वो जातिवादी हैं, नस्लवादी हैं। सौभाग्य से हमें ऐसी विचार मिला, वो है अम्बेडकर का विचार। अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है, ये बड़ी ओपन साइंटिफिक आइडियोलॉजी है, वो हमारे प्रेरक है। बड़ी मतलब मानवतावादी भी है, धार्मिक भी है, भारत से भी प्रेम करती है। इसके बड़े शानदार पहलू हैं। एक इस आइडियोलॉजी ने भी हमें वो बनाया, मतलब जो भारत के सबसे बेहतर नागरिक जो बन सकते हैं, मेरे विचार में वो अम्बेडकर आइडियोलॉजी को पढ़ के बन सकते हैं, जिसमें एक इंक्लूसिव सोच भी है, जो एक समग्र समाज की बात करती है, जो आइडियोलॉजी जो मानवतावाद की भी बात करती है, जो हर तरह के बायस और समाज के आखिरी व्यक्ति के, सभी व्यक्तियों के अधिकारों की भी बात करती है, जिसमें कोई बायस नहीं है, खुलापन है, मॉडर्न सोच है, वगैरह वगैरह, साइंटिफिक सोच है। तो ये तीन चीज़ इसमें खासकर ये भी दिखेंगी। और लास्ट की बात है, एक चीज़ और मिलेगी इसमें, वो है हरियाणवी
क्योंकि मैं हरियाणवी हूँ तो हरियाणवी जीवन शैली ये देखने को मिलेगी। हरियाणवी कहावतें, हरियाणवी मुहावरे, हरियाणवी जो भाषा है, शब्दावली, कई शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे। हरियाणा के शब्द देखो यहाँ कुछ और मीनिंग हो जाता है, जैसे एरिया बदलता है ना, उस शब्द का सर बात भी कर रहे थे कल कि सर इसका ये मीनिंग जो है ना हमें हमारे यहाँ कुछ और लिया जाता है। मैंने कभी कभी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि हमारी जो तो अच्छा हरियाणवी जो कल्चर है उसके ट्रेड्स देखो, मैं भी हूँ तो हरियाणा ही का ही, तो वो जो जाटों में ट्रेड्स होते हैं, डोमिनेंट कास्ट है हमारी, उसी ने हमारी कल्चर को बनाया है, तो वो ट्रेड्स मेरे अंदर भी है। देखिए हरियाणा के व्यक्ति के का सबसे बड़ा गुण होता है उसका डिठोरा। डिठोरा एक शब्द है, जैसे धाकड़ सुना होगा ना आपने, धाकड़ यानी दमदार है ना, ये तो समझ में आता है, डिठोरा नहीं समझ में आया। डिठोरे का मतलब सरल मतलब तो होता है अकड़, लेकिन अकड़ नहीं, यहाँ इसका मतलब है स्वाभिमान, कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस। हरियाणा के व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता वैसे, लेकिन ये जो डिठोरा है इसके कारण, इतने स्वाभिमान के कारण वो बहुत कुछ पा जाता है अपनी ज़िंदगी में, मतलब फेल नहीं होता हरियाणा व्यक्ति। हरियाणा के देखो 2-2.5% लोग होंगे हम देश में, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं, 2-2.5 करोड़ आबादी है, भारत कितना बड़ा देश, लेकिन हमारा आप रिप्रेजेंटेशन देखना कितना जगह है फिल्मों में भी। अब तो हरियाणवी कमेंट्री भी आने लगी, आप भी सुनते हो है ना, हरियाणवी कमेंट्री क्रिकेट की सबसे ज़्यादा सुनी जाती है ना, पंजाब वाली बंद हो गई, बल्कि हरियाणा वाली ज़्यादा सुनते हैं। तो खैर ये गुण मेरे अंदर भी थे कि भाई अकड़ थी, है स्वाभिमान था, टूटना नहीं है, जब मतलब झुकना नहीं है, तो कोई तोड़ने की कोशिश करे और टूटते भी नहीं है। बार बार स्वाभिमान कुचला गया, फिर भी स्वाभिमान बना रहा। तो एक इसमें ये चीज़ मिलेगी। और एक लास्ट की बात है, इसका जो सौंदर्य है या साहित्य है, देखो मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मेरे से बढ़िया साहित्य आप लिख सकते हो। तो इसकी जो, और वैसे भी दलित साहित्य के लोग काफ़ी डिबेट है, लोग ये कहते हैं कि कैसा साहित्य लिखा जा रहा है जिसमें गालियाँ भी हैं, है ना, मतलब इसका जो एस्थेटिक्स है ना, जो सौंदर्य शास्त्र होता है ना साहित्य का, वो उस तरह का नहीं है। जो बड़े महान साहित्यकार जो कल्पना में चले जाते हैं, इतनी बढ़िया जो है ना, कल्पना लोग में जाके इतनी बढ़िया शब्दावली ढूंढ लेते हैं। इस्मत चुगताई का नाम याद आता है मुझे। इस्मत चुगताई भारत की पहली उर्दू लेखिका है, पढ़ना जरा बच्चों, लड़कियों को खासकर कह रहा हूँ, यहीं से यूपी से ही थी, तो लखनऊ में पढ़ी थी। तो उसकी मैं पढ़ रहा था आत्मकथा, कागजी है पहरान अभी, वो भारत की पहली ग्रेजुएट हैं, मुस्लिम ग्रेजुएट। तो कागजी है पहरान, प्रोग्रेसिव महिला थी, प्रगतिशील आंदोलन से जुड़ी थी। उसकी आत्मकथा मैंने पढ़ी, मेरे तो रोम खड़ा हो जाता है, ये शब्द ऐसा है। तो भाई उस तरह की शब्दावली तो नहीं मिलेगी आप में, क्योंकि मैं साहित्य का आदमी नहीं हूँ, मैं हिस्ट्री का आदमी हूँ। तो हिस्ट्री वाला जो है वो हमेशा फैक्चुअल बात करता है, सपाट, तो तथ्यात्मक बात करी है। लेकिन कुछ ऐसी भाषा भी हो सकता है, मैंने बचा हूँ मैं ऐसे कि भाई गाली गलौज वगैरह ऐसी भाषा, लेकिन वो हमारी वो समाज में जिसमें हम रह रहे हैं उसका वो हिस्सा है। अब तो फिल्मों में, वेब सीरीज़ में गालियाँ काफ़ी दिखाने लगे हैं। तो शुरू में दलित साहित्य में ये चीज़ें आई थी, तो और साहित्य भी पढ़ो ना। तो एक चीज़ ये है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आपने बड़ा ध्यान से सुना, थैंक यू, नमस्कार। किसी का कोई सवाल है तो सवाल भी दे सकते हैं आपके, सब सवाल नहीं कर सकते हैं। आज जो इतनी गहरी बातें आपने कही, हालांकि मैं तो एक्सीडेंटली यहाँ पर प्रेसाइड कर रहा हूँ, किसी और को बोला था। और सब बशीर बद्र की 2 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि अदब नहीं है ये अखबार के तराशे हैं। अदब मतलब लिटरेचर। गए ज़मानों की कोई किताब दे जाओ, उदास रात है कोई ख्वाब तो दे जाओ। तो आप लोग यहाँ पे अखबार जो वर्ड है वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि लिटरेचर में गहराई है, मगर ये जो अदब आजकल जो चल रहा है, जो लिटरेचर है वो अखबार की वजह से केवल फैशन के हिसाब से सभी चीज़ें लिख रही हैं। इसमें कोई गहरी किताब, तो आज एक किताब के बारे में आपने बताया। आप लोग सभी लोग जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो सर ने बोली थी सेंसिबिलिटीज़ की। तो आजकल क्या है कि देखिए, जो सर ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, जो सोशल चेंज बताया कि दलित कम्युनिटी में भी एक इकोनॉमिकली वेल ऑफ सेक्शंस आ रहा है, तो एक मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा है। तो जैसे आप पत्रकार आप बनेंगे, तो अगर वो सेंसिबिलिटीज़ आपके वो जो चाहे वो सोशल सेंसिबिलिटीज़, चाहे जेंडर को लेकर हों, चाहे वो दलित को लेकर हों, रीजनल लेवल पर भी काफ़ी सारे डिप्राइवेशंस हैं,
प्रांतीय स्तर पे जो नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं, कई बार तो उनके साथ भेदभाव होते हैं, तब मतलब भेदभाव के बहुत सारे तरीके हैं। तो उन सेंसिबिलिटीज़ को हमको समझना पड़ेगा, और सेंसिटिविटीज़ को केवल एग्रीगेट्स में या फिर केवल ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि जिनके बारे में हम लिख रहे हैं उनकी भी एक बारी बात सुन के तब फिर अपनी बात हम कहते हैं अपने पत्रकारिता में, अपने कंटेंट में, अपने न्यूज़ में, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स केवल सुनना नहीं है, उसकी जांच पड़ताल, उसकी जांच परख भी करनी है। जरूरी कि किसी एक व्यक्ति का विचार पूरे समाज का विचार हो या फिर पूरे समाज के अनुभव को साझा करता है, बट डेफिनेटली अगर कोई लिखता है तो वो एक आपको एक ऐसा डिस्क्रिप्शन देता है जो ना तो आपके ना आपको किसी गवर्नमेंट की रिपोर्ट में मिलेगा, ना आपको कहीं पे किसी मीडिया की रिपोर्ट में मिलेगा, वो आपको उसी पुस्तक में मिलेगा वो अनुभव। तो वो अनुभव एक तरह से एक आयाम खोलता है जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री में इनसाइडर पर्सपेक्टिव। जैसे एक बड़ा जो आपने बताया कि डिबेट चलता है कि क्या किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लीजिए कोई महिला नहीं है तो महिला के बारे में बात कर सकती है, तो बहुत बड़ा डिबेट है इस पर। एक बहुत अच्छी किताब भी इस पर लिखी गई है, गोपाल गुरु और सुंदर सुरुचि की किताब है द क्रैक्ड मिरर, इसको जरूर पढ़िए। मतलब तो एक बहुत क्रैक्ड मिरर, तो इसमें बहुत अच्छी किताब लिखी है कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डिबेट है, मतलब ये नहीं कि कंक्लूजन इसमें हो चुका है, बट हम जिस समाज में रहते हैं उसमें डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट हमसे डिफरेंट तरह के लोग हैं। हम जिस जातीय धर्म या समुदाय जो कि हमको बचपन से एक आइडेंटिटी मिली है, तो उससे अलग आइडेंटिटी वाले आपको लोग मिलेंगे। तो उस केस में हमको देखना पड़ेगा जब उनके बारे में लिख रहे हैं तो एक समग्रता के साथ लिखें और एक उस इनसाइडर पर्सपेक्टिव, उनका जो पर्सपेक्टिव है उनको समाहित करते हुए एक जो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि दलित साहित्य ये केवल पीड़ा के दस्तावेज नहीं है, केवल संघर्ष के दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह सभ्य समाज को निर्माण करने के लिए दस्तावेज है। वो कैसे होगा? वो आपस में डायलॉग होगा, जो भारतीय परंपरा में एक वादे वादे जायते तत्वबोध की भावना है, यानी कि डिबेट और डिस्कशन से आप आपस में इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज से, व्यूज़ के अलग अलग व्यूज़ के एक्सचेंज करने से ही सत्य पता चलता है, तत्वबोध पता चलता है, रियलिटी पता चलती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इसमें आई थिंक उठ के आई है। आपने इसके बारे में बताया, और जैसे कि आपने बताया काफ़ी मतलब अपने दर्द को फिर से बयान करना, खास करके पब्लिकली बयान करना आपके अनुभव को, ये इनफैक्ट काफ़ी पीड़ादायक भी होता है। और इसका पर्पस जो है सिंपैथी गेन करना नहीं बल्कि एम्पैथाई। तो ये जो वर्ड सिंपैथी और एम्पैथी में जो एक डिफरेंस क्रिएट आपने कराया बताया, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। साधारणतः लोगों को सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी चाहिए, क्योंकि सिंपैथी में तो आप किसी पे दया कर रहे हैं, किसी को जो आपको लगता है कि आपसे इन्फीरियर है, राइट। बट एम्पैथी में आप अपने आप को उस पोजीशन पर रखकर देख रहे हैं और उसके बाद फिर अपने डिसीजंस ले रहे हैं। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ आपने सारी चीज़ों को बताया। समाज में इग्नोरेंस जो है मेरे ख्याल में तो कोई अपने आप में कोई बुरा नहीं होता, कोई जहाँ तक इग्नोरेंस की वजह से कुछ लोग बुरे भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट उम्र का बहुत कम लोग होंगे, बट ज़्यादातर लोग आउट ऑफ इग्नोरेंस, हमको पता नहीं अच्छा उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, और हम अपनी बात कह रहे हैं, इनको हो सकता है बुरा लग रहा हो। तो ये आउट ऑफ इग्नोरेंस कई बार हम बातें कहते हैं। तो जहाँ तक इग्नोरेंस और जो कि बड़ा मुद्दा है उसको हमको ध्यान में रखते हुए हम इंफॉर्मेशन और अपने व्यूज़ को शेयर करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बड़ी बात है। और आई होप आप जिस गहराई के साथ इस किताब को लिखा गया है, केवल इस किताब को नहीं बल्कि और भी जो साहित्य में अच्छी किताबें हैं उनको आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर आप जो कंटेंट क्रिएट करेंगे उसमें एक गहराई आएगी, आपके अंदर एक एनालिटिकल माइंड आपका ग्रो करेगा आपको। और ये जो आज हम देखिए हम लिखते हैं किसी के लिए लिखते हैं, बट अब क्या है कि समाज में एक मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा है, चाहे वो दलित में हो, चाहे वो विमेन में भी काफ़ी सारे इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो रहे हैं, ट्राइबल्स में भी, रीजनली मार्जिनलाइज्ड लोगों में भी, पुअर लोगों में भी, काफ़ी सारे लोगों में। तो ये उनकी सेंसिबिलिटीज़ को आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं NCERT के हम लोग टेक्स्ट बनाते हैं तो उसमें एक ख़ास चीज़ पे ध्यान रखी जाती है कि भले हम हिंदी की सामग्री लिख रहे हैं, बट उसमें मान लीजिए अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लिख रहे हैं तो हमको दक्षिण भारत में जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके बारे में भी लिखना जरूरी है, वरना पता, क्योंकि ऐसा नहीं कि हिंदी का जो किताब है दक्षिण भारत में कोई नहीं पढ़ रहा है,
तो अगर ऐसा नहीं लिखेंगे, उन प्रांतीय अस्मिताओं को, प्रांतीय जो एस्पिरेशंस, रीजनल एस्पिरेशंस हैं, लिंग्विस्टिक एस्पिरेशंस, इंडिया में तो मतलब इतनी डाइवर्सिटी है, और जो 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 डिफरेंसेस हैं, क्या ये डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट भी करते हैं, तो ये सेंसिबिलिटीज़ कैसे हम लोग लाएंगे। आई थिंक आज का जो डिस्कोर्स है ये काफ़ी दूर तक आपके साथ रहेगा, काफ़ी समय तक आपके साथ रहेगा, और निश्चित तौर पर आप भारत के नहीं, विश्व के एक अच्छे महान जर्नलिस्ट में से या फिर मीडिया पर्सन्स में से आप आगे आपका नाम होगा। कुछ लोग इसमें शोध भी करेंगे। तो विद दीज वर्ड्स आई स्टॉप। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे प्रोफेसर आलोक प्रसाद सर। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोफेसर ऑलरेडी कोई सवाल, हाँ एक सवाल कर, एक सर फिर यही से सर पहली बात तो सर बहुत बहुत थैंक यू, आप आए हमारे बीच और बहुत सी चीज़ें इनसाइट्स मिले, हमें इनलाइटेड हुए। सवाल नहीं है सर, मेरा एक विमर्श है जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। थोड़ा आगे थोड़ा सुन जाएगा, आप तो रिकॉर्ड भी कर रहे हो। आपका नाम बताओ सर मेरा नाम सचिन राय है, तो मैं मास्टर्स का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। जी। जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, आत्माराम आंदोलन से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, DK कर्वे हो गए, फुले कपल्स हो गए, इन्होंने सब ने महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू से बहुत बातें की, काम किया। अम्बेडकर जी ने लास्ट तक अपने अंतिम समय में भी महिलाओं को लेकर बहुत सी मतलब मुखरता से उनके अधिकारों में लड़े, हिंदू कोड बिल। हाँ। लेकिन अगर आज के समय में हम ये देखें, उनको फॉलो करने वाले, उनको पढ़ने वाले जो कहते हैं कि वो हमारे आइडियल हैं, हम समाज में अब ये देख रहे हैं कि महिलाओं को लेकर एक तबका ऐसा हो गया है कि अभी जैसे आपने मध्य प्रदेश के एक बहुत प्रतिष्ठित IAS रहे, उन्होंने कहा कि हम तब बराबरी मानेंगे जब एक ब्राह्मण लड़की हमारे बेटे को दी जाएगी। वहीं बिहार में कुछ बड़े वकील उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण लड़कियों के साथ जो करना है करो, हम समझ लेंगे। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये विमर्श इस जगह शामिल हो, इस चीज़ में हम महिलाओं को, उनके आत्मसम्मान को जातियों में ना बांटे, धर्मों में ना बांटे। वो अलग तबका है, उनकी अपनी अलग समस्याएं हैं। बस ये मेरा एक अनुरोध है, एक विमर्श है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा दो बात मैं भी कह दूँ आप बिल्कुल, लेकिन असल में जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, ये एक पैट्रियार्की से भी ग्रस्त है, और पैट्रियार्की जो है वो दलितों में भी होती है ना। हालांकि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो लोग मैच्योर नहीं हैं, वो लोग घिसी-पिटी जातिवादी सोच, देखो सरकार भी मैच्योर कैसे नहीं होगा? नहीं, फिर भी उसमें वो लेवल नहीं है, वो जो सिविल ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल लोगों में, IAS लोगों में बहुत सारी अज्ञानता दिखती है कभी कभी, और प्रोफेसरों में भी दिख जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो वो सेंसिबिलिटी है ना, जो वो आने में बहुत टाइम लगता है। तो ये जो पैट्रियार्की की जो बात कर रहे हैं ना, पैट्रियार्की देखिए दलित में भी है ना। एक बहुत बड़े दलित कवि थे महाराष्ट्र के, बहुत बड़ा नाम है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा वैसे, लेकिन उसकी जो पत्नी है, आखिर में उसकी पत्नी उससे अलग हो गई। उसने जब अपनी पोइट्री लिखी, उसकी जो आत्मकथा भी आई, मुझे अपने आप को ख़त्म करना है, आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय माई सेल्फ। तो आप उससे पता चलता हूँ वो इतने क्रांतिकारी, जो दलित क्या बोलते हैं, दलित पैंथर मूवमेंट के कितने बड़े लीडर, और उसकी औरत क्या झेल रही है अपने घर में। तो ये पैराडॉक्स तो है, ये पैराडॉक्स हमारे अंदर भी है, और अम्बेडकर, सो कॉल्ड अम्बेडकरवादियों में ये पैराडॉक्स आप मैंने बहुत बार देखा है। वही लोग, एक बंदे ने तो मेरे सामने ही कह दिया, वो सो कॉल्ड प्रोफेसर है वो, उसने कहा बाबा साहब ने बाकी चीज़ें करी वो तो अच्छी है, पर ये महिलाओं को जो अधिकार दिलाए ना, ये बड़ा सही नहीं किया। मैंने कहा आपको डूब मरना चाहिए, आपको अम्बेडकरवादी कहने में हिम्मत कैसे हुई। मैंने उस बंदे को उसी समय बाहर कर दिया अपने चैम्बर से। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने की, अम्बेडकर का आप ABC नहीं जानते। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये देखो वो सदियों पुरानी जो बायस है ना, जेंडर बायस, वही वी एंड दे जो मैं कह रहा था ना, अभी सर बात कर रहे थे, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, इनको कई बार आम भाषा में लोग चाइनीज बोल देते हैं। बेचारों का उनका लड़ाई यही है, ये साबित करने में जाता है हम चाइनीज नहीं है भाई, हम भी भारत के। तो 1000 तरह की जो है बायसेज हैं,
हमें इन सब से लड़ना है। दलित ऑटोबायोग्राफी का लक्ष्य सिर्फ दलितों के प्रति सेंसिबिलिटी जगाना नहीं है, सेंसिटिविटी सभी तरह के वी एंड दे मिटने चाहिए। और जेंडर वाला जो है बिल्कुल इक्वली सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात जोड़ दूँ, जो जेंडर प्रॉब्लम है ये भी, इसका कास्ट डायमेंशन भी है। भारत में जो जेंडर है ना, जो जिसको कहते हैं ना पैट्रियोर्की, ये ब्राह्मणिकल पैट्रियोर्की भी है, ये भी समझना चाहिए। ये पैट्रियोर्की ब्राह्मणिकल भी है। ओके, तो बस इतना ही मैं टिप्पणी करूँगा। इसलिए महिला भी जो है, एक सो कॉल्ड अपर कास्ट की महिला, हालांकि झेलती तो वो भी है, एक लोअर कास्ट की महिला वो डबल ऑपरेशन झेलती है। तो वो आप इसलिए तो देखो ना अखबारों में, आप तो पत्रकारिता के व्यक्ति हैं ना, यही क्यों हेडिंग आते हैं, यही खबरें क्यों आती हैं ज़्यादातर। 99.99% दलित महिला का रेप हुआ है ना, मतलब शिकार तो वही बनती है ना, प्रकाश की महिलाएं भी बनती हैं। पर हमें ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और क्योंकि चलो मैं इसमें लंबी बात नहीं करता, मैं आपसे सहमत हूँ आपकी बात से, इन टोटो में या इन जनरल आपकी बात से सहमत। कोई और सवाल किसी बच्चे का, खासकर मेरी आत्मकथा से जुड़ा हुआ है। एक आध सवाल सर, आपकी लाइफ में ऐसा बेटे खड़े हो गए, आपका अच्छा लगे, नाम भी बताना। सर, आपने अपनी लाइफ में नाम जो बताना। प्रॉब्लम कीर्ति, कीर्ति, हाँ। सर, आपने जितनी प्रॉब्लम लाइफ में झेली, तो कोई आपकी मतलब आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपकी हेल्प किया हो या आपको सपोर्ट कर रहा हो? बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, जब हम लाइफ बनाते बैठ जाओ, जब हमारी लाइफ बनती है, कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने अपने दम पे बना ली होगी। तो सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। उनमें से सबसे बड़ा सपोर्ट फॉर्चुनेटली देखो मेरे माँ बाप का ही रहा है ना, जो कि जी जान से लगे रहे बच्चों को पढ़ाना है। और कई सारे रिश्तेदार भी हैं, उनका भी मैंने जिक्र किया है, बहुत सारे होते हैं ऐसे लोग। पर जहाँ तक फाइनेंस की बात आती है, फाइनेंशियली हालांकि मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, इतना स्वाभिमान था। मेरा ये मानना है कि ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आदमी मजदूरी करके 2 पैसे कमा सकता है, और शिक्षा इतनी महंगी भी नहीं है। भारत में बाबा साहब की वजह से, या हमारा जो कल्याणकारी राज्य है संविधान, उसकी वजह से बहुत सारी फैसिलिटी भी मिलती हैं। तो जब भी ऐसी दिक्कत ऐसी आई, मेरे पास भी 2 पैसे थोड़े बहुत मैं रखता था कमा के, और कभी ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने हेल्प करी भी है। और मैंने जिससे हेल्प ली है हमेशा उसके पैसे वापस किए हैं। मेरे अंदर इतना स्वाभिमान भी था, मैंने कभी किसी का उधार रखा नहीं। और इस तरह से है ना, जैसे आप ये कहते हैं ना, अम्बेडकर को बनाने में लोग आमतौर पे जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो सिंपैथाइजर है ना, वो कहते हैं भाई अम्बेडकर थे तो अम्बेडकर बड़े आदमी थे, लेकिन उसको बनाने में शायद नहीं रहा होगा। गायकवाड़ का भी रोल है, वो गायकवाड़ को लाते हैं बीच में हमेशा। लेकिन गायकवाड़ जरा ये भी सोचना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को फेलोशिप दी थी उन्होंने, कितने अम्बेडकर बने है ना। तो अम्बेडकर ने गायकवाड़ का भी तो नाम अमर किया है इतिहास में, ये भी है उतना ही, क्योंकि उनकी फेलोशिप को सार्थक किया। और एक बात आप जानते ही, वो लोग जब गायकवाड़ का बार बार जिक्र करते हैं, उसी गायकवाड़ के दीवार ने अम्बेडकर को चिट्ठियाँ लिखी हैं कि आपकी फेलोशिप पूरी हो गई और आप फिर भी पढ़ रहे हो तो पैसे वापस करो। ये भी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारा पत्राचार हुआ है। तो गायकवाड़ की अपनी लिमिटेशंस भी हैं। जब वो वहाँ क्वार्टर मिला, उनको नौकरी मिली, वो उनको मकान तक नहीं दिला पाए। तो इस तरह का, लेकिन कोई बड़ा मुझे कोई मतलब याद नहीं आता वैसे। हाँ, कई अच्छे टीचर भी मिले हैं, कई प्रेरणा भी देने वाले टीचर रहे हैं। एक टीचर का मुझे मैं थोड़ा सा उदाहरण दे दूँ। एक हमारे प्रिंसिपल थे, जाट कम्युनिटी से आते थे, तो उसने एक दिन अचानक खाली क्लास थी तो बुला लिया हमारी क्लास को अपने रूम में। पूछने लगे, बच्चों बताओ सामान्य से सवाल, ये फ़ोटो लगे हुए हैं, अम्बेडकर का फ़ोटो लगा हुआ था, कुछ बताओ ये कौन है। तो मेरे सिवा किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। और मैंने फिर उन्होंने पूछा तो मेरे फादर ने बता रखा था अम्बेडकर की कहानियाँ, गुरु रविदास की कहानियाँ बहुत सुनाते थे मेरे फादर, यहीं इसी धरती से तो आते थे, काशी से। तो वो कहानी मेरे काम आ गई। मैंने कहा सर ये तो डॉक्टर अम्बेडकर हैं। तो बोला शाबाश, इन्होंने क्या किया था? मैंने कहा इन्होंने भारत का संविधान ड्राफ्ट किया था। तो वो टीचर जो है वो इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे 2 लड्डू इनाम दे दिए। उस दिन मैं सारा दिन हवा में उड़ता रहा। तो ऐसे ऐसे कई टीचर हैं, प्रेरक टीचर रहे हैं, है ना। सारे टीचर द्रोणाचार्य नहीं मिले, मैं ये कह दूँ। लेकिन इन जनरल, और एक भी बुरा मिल जाए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, एक भी बुरा मिल जाए, बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, हो जाती है ना। तो उस तरह से मुझे कोई बड़ा टाइकून या कोई बड़ा 3 व्यक्ति ही नज़र आते हैं, उनका नाम मैंने नाम ले दिया, मेरी माँ, मेरे फादर और बाबा साहेब अम्बेडकर। तो
तो यही है मेरे प्रेरक। और कोई सवाल है किसी का? वो बहुत बढ़िया, आपने अच्छा सवाल पूछा। ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी थी। गुड, ठीक है, थैंक यू। फोटो ले और मैं अभी अपने पूरे फैकल्टी मेंबर से डॉक्टर श्री गोपाल सर से और डॉक्टर बी सर से और डॉक्टर राम अवतार सर से और डॉक्टर संतोष सर से मैं अनुरोध करूँगा कि सर को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। आप भी आइए। आप सब ने इतना सम्मान दिया। और मैं सीधे बस आप लोगों का मैं जान रहा हूँ आप लोगों को भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है। और मैं सीधे धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर राम अवतार सर को आमंत्रित करता हूँ। गुड आफ्टरनून आप सबको। थैंक यू चहल सर फॉर हैविंग टेकन टाइम आउट टू इंटरेक्ट विद आवर स्टूडेंट्स एंड अस। आपका जो आज का उद्बोधन था उसमें बहुत कुछ था हम सब के लिए, विद्यार्थी पत्रकारिता के विद्यार्थी के तौर पे। उसमें सोशल हिस्ट्री भी था, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी था, लिटरेचर भी था और आज के समय का दलित विमर्श भी था। बहुत सारी चीज़ें और थी जो हम सब के लिए पत्रकारिता के विद्यार्थी के तौर पे महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके बारे में सोचना, समझना, बातें करना। तो उस दृष्टिकोण से आपने आज हमें बहुत कुछ दिया है सोचने का, बहुत बहुत आभार आपका। आलोक सर का बहुत बहुत आभार कि वो भी टाइम निकाल कर आए हमारे साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए। अपने उद्बोधन में उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पूरे व्याख्यान की जो प्रासंगिकता है, खास करके पत्रकारिता और संवाद की संदर्भ में, उसको उन्होंने रेखांकित किया। सर आपको बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष सर आए इतिहास विभाग में, हमारे कॉलीग हैं, तो उन्होंने भी टाइम निकाला हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे साथियों का, हरी सर सूत्रधार हैं इस आज के कार्यक्रम के कई दिनों से। हरी सर का विशेष बहुत खुश हैं। हरी सर का विशेष आभार इस कार्यक्रम के लिए। और शिव गोपाल सर, हमारे दोस्तों और साथी अमित सर, और आप सबका भी जिन्होंने इतना ध्यानपूर्वक इस पूरे वक्तव्य को सुना, कुछ अच्छे सवाल भी पूछे। और मैं जानता हूँ कई और सवाल रहे होंगे दिमाग में जो समय की पाबंदी के कारण आप नहीं पूछ पाए। तो बहरहाल थैंक यू आप सबका भी। चलिए मित्रेश का भी बहुत शुक्रिया, हर्ष है जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, थैंक यू। ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए।